In this video, we will be discussing about Accenture hiring 2026, and this is one of the one-shot video in which we will be covering everything, starting with the updated exam pattern with all the details. Then we will discuss about the game-based questions, okay, game-based questions and rules. After the game-based questions, we will be discussing about the technical assessment, and we will be covering some questions from technical assessment which recently Accenture asked. Then we will be discussing about the coding assessment. So everything with the PYQ questions, this year questions, everything you will be getting in this video. So first of all, make sure you will support this video. Maximum likes we want on this video. Okay. Also, you can comment anything. You can comment your date of exam and anything. You can show us support, anything. Okay. And let's start with this video and make sure to watch this video till the end. एंड आप लोगों से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक्सेंचर क्या करती है, बहुत सारे क्वेश्चंस को रिपीट करती है। तो मैंने जो अभी वीडियो डाली थी प्रीवियसली, आप खुद देखो, बच्चों ने कमेंट किया है कि जो आपने इसमें पढ़ाया है ना, जो क्वेश्चन आप दिखा रहे हो सामने, वही हमारे एग्जाम में आ गया। तो ऐसा होता है कि जो मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन बता रहा हूं वो आपको हो सकता है आपके एग्जाम में दिख जाए। उसका सिंपल रीजन है, जो एक्सेंचर अभी रिसेंटली एग्जाम ले रही है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स उन पे एक लाइब्रेरी होती है 300-400 क्वेश्चन की, और वो हर स्लॉट में उसी में से क्वेश्चंस रिपीट करके रिपीट कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए एक्सेंचर के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी भी प्रिपरेशन सीरीज की मैं वीडियो डाल रहा हूं, अगर आपका एक्सेंचर का एग्जाम है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जाके उन वीडियोस को देखें। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप एक्सेंचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर फुल प्रिपरेशन चाहिए आपको, तो एक्सेंचर की मॉक टेस्ट सीरीज आप परचेज कर सकते हो। ऑलरेडी वैसे तो बहुत सारे बच्चों ने ले ही रखी है, तो अगर किसी ने नहीं लिया, अगर ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। इसमें आपको एक्सेंचर के जितने भी अभी रिसेंट के क्वेश्चन हैं उनका कलेक्शन आपको इस पेपर में मिल जाएगा। तो एक्सेंचर का जो पूरा पेपर है, फुल पेपर दिया हुआ है, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, बाकी गेम बेस्ड के ऊपर कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ वीडियोस हैं गेम बेस्ड क्वेश्चंस जो पूछ रहे हैं उसके ऊपर। एंड ये सेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज सिमिलर क्वेश्चंस टू एक्सेंचर। तो एक्सेंचर अभी जिस प्रकार के क्वेश्चंस पूछ रही है, जनरली उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ही पूछती है। तो एक बहुत बड़ा कलेक्शन है यहाँ पर क्वेश्चंस का, जो आप चेकआउट यहाँ पर कर सकते हो। देन आपको अपडेटेड पैटर्न के हिसाब से, जैसे सूडो कोड्स के अगर आपको टेस्ट देने हैं, तो सूडो कोड के मॉक टेस्ट अवेलेबल है। नेटवर्किंग के हैं, साइबर सिक्योरिटी, ओएस, सिचुएशनल बेस्ड हमने क्वेश्चंस डाल रखे हैं। जैसे एक्सेंचर पूरी पूछ रही है वैसे ही क्वेश्चंस डाले हुए हैं। तो ये सब आपके लिए बहुत हेल्प होगा। विद टाइमर मिल जाएंगे आपको टेस्ट, सूडो कोड भी विद टाइमर ही है, एंड विद स्क्रीनशॉट आपको सूडो कोड्स मिलने वाले हैं जो कि पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब आपको मिलने वाला है, कोडिंग असेसमेंट के लिए सब कुछ प्रोवाइडेड है। तो ये सब आप चीजें चेकआउट कर सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी मॉक टेस्ट की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विथ अपडेटेड पैटर्न। एंड आई होप आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक तो कर ही दिया होगा, नहीं किया तो जरूर कर देना ध्यान से। सो स्टार्टिंग विद बिहेवियर असेसमेंट। सो व्हाट इज दिस बिहेवियर असेसमेंट? सिंपल सिंपल आपको साफ शब्दों में बताऊं, ये केवल एक ऐसा राउंड है जो केवल आपकी पर्सनैलिटी को देखने के लिए है। इसमें कुछ ज्यादा खास ऐसा है नहीं कि आप लोग इसके लिए प्रिपेयर करो या आप ज्यादा सोचो। पहली बात तो ये नॉन एलिमिनेशन है, और इसमें आपको बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जनरली विद इन 20 मिनट्स आप इसको कंप्लीट कर पाओगे। नॉन एलिमिनेशन है एंड नो प्रिपरेशन रिक्वायर्ड। इसके बारे में सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जो सामने आपको सिचुएशन दिखेगी, जैसा आपको क्वेश्चन दिखेगा, उस बेस पर जो आपको सही आंसर लग रहा है वो आप उस वक्त दे देना। इसलिए हम ज्यादा बात इसके बारे में करेंगे नहीं, एंड ज्यादा बात आपको भी इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये बस एक एप्लीकेशन असेसमेंट है, आप बोल सकते हो, आपकी एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के लिए, नॉन एलिमिनेशन है। गेम बेस्ड के बारे में बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर लगभग 10 से लेके 20% तक का एलिमिनेशन रेट है। तो अगर आप ये मान लो कि 100 बच्चे अगर एग्जाम दे रहे हैं एक्सेंचर का, तो उसी वक्त बाय दिस पॉइंट बच्चे एलिमिनेट हो जाएंगे अगर उन्होंने गेम बेस्ड असेसमेंट पास नहीं किया। 10 से 20% बच्चे यहां पर जनरली एलिमिनेट हो रहे हैं। मतलब 100 में से 80 बच्चे आगे के राउंड में जाएंगे, बाकी के जो बच्चे बच्चे 20 वो इसी वक्त पे यहां पर जो रिजेक्ट है वो हो रहे हैं। तो एलिमिनेशन का जो रेट है वो काफी कम है, बट इंपॉर्टेंट है राउंड। एंड ओवरऑल अगर इस राउंड के बारे में बात करूं तो इजी राउंड है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, इजी राउंड है। बट जो इसमें एक चीज डिफिकल्ट है, वो केवल एक चीज है, वो है दिस वन, विच इज मेमोरी गेम। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, एंड ये गेम पे काफी डिपेंड करेगा कि आपका कैसा परफॉर्मेंस रह रहा है प्रिजन की वाला। बिकॉज ये एक ऐसा गेम है जिसमें आपको बहुत सारी चीजें मेमोराइज करनी पड़ेगी, और ये सब वैसे मैंने अपने कोर्स में एक्सप्लेन कर रखा है, एग्जाम्पल्स भी बताए हैं कि इस गेम को आपको कैसे प्ले करना है। तो जो मॉक टेस्ट वाली सीरीज उसमें बता रखा है। बाकी ये जो रेट मेज या डायरेक्शन पाथ वाला गेम है, ये इजी है, इसमें आपको कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप इजी कर लोगे इसको। मैथ्स क्विज काफी इजी है, इसमें भी ज्यादा दिक्कत नहीं है। एंड जो मेमोरी गेम है,
ये वाला जो एकमात्र गेम है ये यहाँ पर डिफिकल्ट हार्ड लेवल का गेम होने वाला है। तो फटाफट से इसको एक बार समझते हैं। तो जो रैट मेज वाला या डायरेक्शन गेम आप बोल सकते हो, जनरली दो प्रकार के गेम्स इसमें पूछे जा रहे हैं, ठीक है। दोनों प्रकार के गेम्स में से कुछ भी गेम आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। व्हाट इज इन इट, मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। पहला रैट एंड मेज तो बहुत सिंपल है। आपको, आप किसी सेल पे खड़े होगे और उस सेल से आपको यहाँ पर एग्जिट पॉइंट तक जाना है, ठीक है। सपोज आप किसी सेल पे खड़े हो और उस सेल से आपको कहां तक जाना है, एग्जिट पॉइंट तक जाना है। अब सपोज आपको एग्जिट पॉइंट तक जाना है तो आपको उसके लिए पाथ ढूंढना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप इधर हो स्टार्ट पॉइंट पे, ठीक है, तो आपको पाथ ढूंढना पड़ेगा। तो पाथ, अब यहां पर तो एक सिंपल सा एग्जांपल है, बट ये जो पाथ है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है। जब आप एग्जैक्ट गेम खेलोगे उस वक्त एक्सेंचर में, तो ये पाथ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। बट तब भी ओवरऑल गेम जो है वो इजी रहेगा। इसके लिए आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो, ये तो आपको ऑन स्पॉट ही करना पड़ेगा। क्या ही प्रिपरेशन करोगे इसके लिए? तो बेसिकली जैसे इसमें दिखाया ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो आप ऐसे नीचे 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 जाओगे और ये एग्जिट है। तो एग्जिट में यहाँ पर अगर आप देख सकते हो, यहाँ पर एग्जिट में आप नहीं जा पाओगे, करेक्ट। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर नीचे नीचे सीधे सीधे ऐसे जा सकते हो, फिर आप ऐसे जा सकते हो, फिर ऐसे जा सकते हो, फिर ऐसे जा सकते हो। एंड यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो जो पाथ है, यहाँ पर भी आपका जो पाथ है वो ब्लॉक्ड है। तो इसमें तो पूरा ही अगर आप देखोगे तो पूरा ब्लॉक्ड है, इसमें तो जाने के लिए कोई भी पाथ है ही नहीं इस वाले एग्जांपल में। बट आप ये समझ जाओ, ये सपोज अगर यहाँ पर ये नहीं होता, यहाँ पर अगर पाथ होता तो अपन ऐसे जा सकते थे इसमें, ठीक है। तो बेसिकली ये जो वॉल है ये है, ठीक है। और एग्जिट ई आप यहाँ पर देख सकते हो। अपन को ये जो एम्प्टी पाथ है इस पर ट्रेवर्स करते हुए यहाँ तक पहुंचना है, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर आपका एक गेम होता है जो कि आपको यहाँ पर कंप्लीट करना होगा। एंड इसका जो पाथ है वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बड़ा हो सकता है। इसके लिए एज सच आप कोई प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो, जस्ट ऑन स्पॉट आपको अपना दिमाग लगाना है और खेलना है, ठीक है। ऑन स्पॉट जो भी होगा वो होगा। दूसरा ये डायरेक्शंस है। तो इसमें क्या रहता है, जैसे ये आपका एग्जिट है और ये एस है, आपको मिनिमम रोटेशन करनी है, मिनिमम, ठीक है। मतलब आपको बेसिकली डायरेक्शंस को रोटेट करना है और इस हिसाब से आपको पाथ बनाना है। जैसे अगर आप अभी इसमें देखोगे तो ये एरोस जहां जहां जा रहे हैं यहाँ तक का पाथ, ठीक है। फिर ये वाला जो एरो है इसकी डायरेक्शन ऐसे है, तो आप इसको एक टाइम रोटेट करना पड़ेगा। इसको, ये राइट वाइज जा रहा है, इसको आपको डाउन करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा डाउन डाउन। एंड फिर जो ये वाला एरो है इसको आपको करना पड़ेगा यहाँ से राइट, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये पूरा यहाँ पर पाथ जो है, ये आपका ये सेम पाथ ऐसे यहाँ पर इस प्रकार से कुछ क्रिएट हो जाएगा। तो इसमें अगर आप दो रोटेट करोगे, दो एरोस को रोटेट करोगे, तो ये जो आपका पाथ है तो बन जाएगा। तो या तो ऐसा क्वेश्चन आएगा या रेट मेज वाला आएगा। इस प्रकार का जो कुछ क्वेश्चन है, रेट मेज या डायरेक्शन क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलने वाला है, जो कि आपका फर्स्ट गेम होगा, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, मैथ्स क्विज है, वेरी वेरी इजी। इसमें आपको बेसिकली कुछ बबल्स दिए होंगे जिसको आपको क्लिक करना है बेस्ड ऑन देयर वैल्यू। जो सबसे छोटी वैल्यू वाला बबल है उसको पहले क्लिक करना है, जो उससे बड़ी वैल्यू वाला है उसको बाद में क्लिक करना है। जैसे इसकी अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये 1.7 आएगी, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 1.6 आएगी, इसको कैलकुलेट करोगे तो 1.5 आएगी, ठीक है। तो अगर अगर आप देखोगे तो इसमें सबसे छोटा क्या है, ये वाला है। सबसे पहले आपको इसको क्लिक करोगे, ठीक है। उसके बाद आप इसको क्लिक करोगे और फिर आप इसको क्लिक करोगे। तो ये आपकी मैथ्स क्विज है, आपको ऐसे 25 क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका मैथ्स क्विज होने वाला है, ठीक है। तो ये आपकी मैथ्स क्विज होगी। बाकी मेमोरी गेम के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हो तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। इसको अच्छे से डिटेल में समझने के लिए, जैसा मैंने आपको बताया, हार्ड गेम है। तो वो जो मॉक सीरीज है उसमें आपको यहाँ पर 3 एग्जांपल्स दिए हैं, डिटेल में एक्सप्लेन्ड है पूरा। बिकॉज अभी एक वीडियो में तो मैं डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा इसको, क्योंकि इसमें बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है। बस थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ इसमें होता क्या है। ये आपका स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। अभी जो बीच में सारे क्वेश्चंस मार्क है ना, इसमें या तो पाथ होगा या तो वॉल होगी, ठीक है। अब आपको नहीं पता कि वो पाथ है या वॉल है, आपको एक्सप्लोर करके देखना पड़ेगा और आपको एग्जिट पॉइंट तक पहुंचना है। ध्यान से समझो। या तो आप मूव आउट कर रहे हो, आप 4 डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, अप डाउन राइट और लेफ्ट। या तो वहां पर पाथ होगा या फिर वहां पर वॉल होगी, लेकिन वो आपको एक्सप्लोर करके देखना है और ये आपको याद करना पड़ेगा कि उस पॉइंट पर वॉल है या पाथ है। फॉर एग्जांपल, आप एस से स्टार्ट हुए, सपोज आप डाउन गए और डाउन में था पाथ, तो आपको ये पाथ स्क्रीन पर नहीं दिखेगा। आपको याद करना पड़ेगा कि हमने जहां से स्टार्ट किया वहां से डाउन साइड में क्या है, पाथ है, तो मैं नीचे जा सकता हूं। सपोज फिर आप राइट साइड में मूव करें, तो राइट साइड में आप गए और यहाँ पर है वॉल। तो अगर आपके सामने वॉल आ गई तो आप दोबारा से स्टार्ट पॉइंट पे स्टार्ट करोगे, मतलब फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे आप स्टार्ट करोगे। जिसमें आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि डाउन पे तो पाथ है बट राइट साइड में वॉल है, तो मुझे राइट में नहीं जाना, मुझे डाउन में जाना है। जितनी भी बार आप वॉल से टकराओगे दोबारा से स्टार्ट पॉइंट पे स्टार्ट होगा। मुझे पता है कि इतनी जल्दी आपको समझ में नहीं आएगा, बट थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दिया है कि ये जो गेम है ये कैसे होता है। और इस प्रकार का ये जो गेम है इसमें आपको सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी, कौन सा पाथ है कौन सी वॉल है, ठीक है। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड सा है और इसको याद रखना पड़ता है, मेमोराइज करना पड़ता है। बाकी
इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको वहां पे समझाए जाएंगे कि आपको कैसे करने हैं, इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाएंगे क्लियरली। तो ये आपका गेम है। इसके बाद आपका लगभग 10 से 20% तक का एलिमिनेशन हो जाता है बच्चों का, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर आता है टेक्निकल असेसमेंट। बाकी अगर मैं आपको बताऊं तो जो गेम बेस्ड है उसके लिए तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर प्रोवाइड करा रखी है कुछ वीडियोस, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। देखो गेम बेस्ड आप खेल नहीं सकते, कोई भी वेबसाइट अवेलेबल नहीं, केवल एक्सेंचर के पास है। खेल तो आप कभी तभी पाओगे, थोड़ा बहुत आइडिया आपको लगाना हो तो इसमें मिल जाएगा, पहले ही बता रहा हूँ। ऐसे पूरा एग्जैक्ट आइडिया नहीं लग पाएगा, थोड़ा बहुत, क्योंकि वो आपको ऑन द स्पॉट करना पड़ेगा, क्लियरली बता रहा हूँ। टेक्निकल असेसमेंट की प्रिपरेशन आप कर सकते हो बहुत अच्छे से, क्योंकि वो सबसे बड़ा एलिमिनेशन राउंड है। उसके लिए यहाँ पर जो पूरा पेपर है वो प्रोवाइडेड है, ठीक है, विद द कलेक्शन ऑफ 2 to 3 स्लॉट्स ऑफ द क्वेश्चन पेपर, लगभग 162 पेजेस हैं। सो इसको आप चेकआउट कर सकते हो। साथ साथ में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन ये वाला है, विच इज सिमिलर क्वेश्चंस टू एक्सेंचर। तो जो एक्सेंचर में क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके सिमिलर क्वेश्चंस यहाँ पर प्रोवाइडेड है, क्योंकि कोई भी जो क्वेश्चन है वो सामने सिंपल क्वेश्चन नहीं आ रहा, सारे घुमा के क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टोरी बेस्ड आ रहे हैं। जैसे कैप जेमिनी का अगर आपने एग्जाम दिया तो कैप जेमिनी में आपने देखा होगा कि सारे स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन आए थे। तो स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइप के जो एग्जांपल्स हैं, बिकॉज आपको गूगल पे नहीं मिलेंगे वो देखने को, तो वो यहाँ पर प्रोवाइडेड है। सो मेक श्योर कि इस सेक्शन को बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर करके जाएं। बाकी प्रैक्टिस के लिए भी यहाँ पर बहुत सारे सूडो कोड्स एंड टेस्ट वगैरह प्रोवाइडेड हैं विथ टाइमर, जिनको आप यूज कर सकते हो। तो बात कर लेते हैं जरा इसके बारे में। तो टेक्निकल असेसमेंट में क्या क्या पूछा जा रहा है, देखो एमएस ऑफिस पूछा जा रहा है इजी लेवल का, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं इससे। कंप्यूटर नेटवर्क्स ये आ रहा है हार्ड लेवल, ठीक है, हार्ड लेवल का आ रहा है कंप्यूटर नेटवर्क्स। एंड काफी क्वेश्चंस इसमें रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, काफी क्वेश्चंस इसमें रिपीट हो रहे हैं, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। कंप्यूटर नेटवर्क्स में हार्ड लेवल का आ रहा है। एंड इसी कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर ये लोग डेवॉप्स और ओएस के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इसी सब्जेक्ट के अंदर डेवॉप्स के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ओएस के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ये हार्ड लेवल का सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। एचटीएमएल सीएसएस से 1 या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट से यहाँ पर लगभग 2 के आसपास क्वेश्चन आ रहे हैं। एंड देन है यहाँ पर आपका एसक्यूएल। सो एसक्यूएल से यहाँ पर क्वेश्चन आ रहे हैं, सूडो कोड से क्वेश्चन आ रहे हैं, जावा से क्वेश्चन आ रहे हैं, सिक्योरिटी से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्लाउड से क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे जो क्वेश्चन है आपको देखने को मिल रहे हैं। बाकी जो एसक्यूएल है इसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। तो एसक्यूएल से बेसिकली आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। एक क्वेश्चन मीडियम लेवल का देखने को मिल रहा है जनरली, एंड बाकी के क्वेश्चन इजी ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। सूडो कोड्स ओवरऑल इजी हैं, एक क्वेश्चन इसमें भी लगभग थोड़ा सा मीडियम लेवल का आ रहा है। क्लाउड एंड सिक्योरिटी अगेन थोड़ा सा मीडियम हार्ड लेवल का आ रहा है, ठीक है। जावा भी इजी है, एक एक दो क्वेश्चन बस मीडियम है। बाकी एचटीएमएल सीएसएस भी इजी है। ओएस डेवऑप्स नेटवर्किंग क्लाउड एंड सिक्योरिटी, ये 5 सब्जेक्ट हैं जिनसे थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं सिचुएशनल बेस्ड। कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जांपल दिखाता हूं आपको। जैसे ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा गया था, अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन stores sensitive customer data on the cloud but keeps encryption keys within its premise. Which best practice does this represent? तो ये बोल रहा है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि स्टोर कर रहा है सेंसिटिव कस्टमर डेटा को ऑन द क्लाउड बट कीप्स द इंक्रिप्शन कीज विद इट्स प्रीमाइस। तो विच बेस्ट प्रैक्टिस डज दिस रिप्रेजेंट? सो दिस इज कस्टमर मैनेज सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप सोचोगे कि भाई ये तो एक सिचुएशन दी है आपको, उसमें ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे? तो ये जो सिमिलर क्वेश्चंस हैं वो हमने प्रोवाइड करा रखे हैं। बाकी इस प्रकार के ही क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ये मैं सिंगल हैंडेडली आपको क्लियर कर रहा हूँ, बिकॉज मैं देख रहा हूँ काफी लोग बता रहे हैं, यूट्यूब पे भी बता रहे हैं टोटल फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। पहले तो वो लोग पैटर्न भी गलत बता रहे थे, और अब वो बोल रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे वो बता रहे हैं वैसे नहीं आ रहे। सीधे आपको क्लियरली बता रहा हूँ, सारे जो क्वेश्चन है ऐसे ही आ रहे हैं। आप खुद एग्जाम देके देखो, और एग्जाम देखे अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं आए तो आप बताना, इस वीडियो में कमेंट कर देना कि भैया ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे। मैं गारंटी दे रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, सिचुएशनल स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा जिसमें पूछ लिया कि वीपीएन का फुल फॉर्म क्या है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में एफसीएफएस शेड्यूलिंग में क्या होता है। नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन कोई नहीं है, सारे घुमा के क्वेश्चन है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ही मिलेंगे आपको देखने को, ठीक है। जो एग्जैक्ट टाइप है वही बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं कर रहा। कोडिंग के बारे में बात करते हैं, इजी है। देखो अगर आपको कोडिंग वगैरह अच्छे से आती है तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक कोडिंग क्वेश्चन आ रहा है आपका जो कि इजी है, एरे स्ट्रिंग एंड बिट मैनिपुलेशन के ऊपर। जनरली आप इसको कर पाओगे अगर आपकी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन है। अगर आपने 50 क्वेश्चन भी कर रखे हैं एरे स्ट्रिंग्स के ऊपर, हो जाएगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आ रहा। एक एसक्यूएल क्वेश्चन है, ये भी इजी है। कोडिंग असेसमेंट आपका ये भी इजी हो रहा है। एक वेब बेस्ड है, नीड टू कंप्लीट द फंक्शनलिटी। इसमें आपको एक बेसिकली एक सिचुएशन दी होगी, एक वेब बेस्ड का क्वेश्चन दिया होगा जिसमें आपको किसी फंक्शनलिटी को कंप्लीट करना है, तो ये आपका कोडिंग असेसमेंट में आ रहा है। बाकी जो टेक्निकल असेसमेंट है उसमें एलिमिनेशन का जो रेट है वो लगभग 50 से 60% भी पहुंच रहा है कुछ कॉलेजेस में, एंड ये कॉलेज डिपेंडेंट है। कुछ कॉलेजेस में 40 से 50% के आसपास का एलिमिनेशन रेट है। बाकी अगर आप टेक्निकल असेसमेंट में 50% भी अगर स्कोर कर लेते हो, 50-60%, तो डेफिनेटली आप नए राउंड में चले जाओगे। और 50-60% क्वेश्चन तो ये लोग रिपीट ही कर रहे हैं स्लॉट्स में से, तो ये भी एक बेनिफिट है। सो
मैं आपको यही बोलूंगा कि भाई अच्छी प्रैक्टिस करके जा रहा है टेक्निकल असेसमेंट की। अगर आपको मॉक टेस्ट परचेज करना है तो मॉक टेस्ट परचेज कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निकल असेसमेंट है, बिकॉज गेम बेस्ड में तो आप कुछ भी प्रिपेयर कर लो, आपको ऑन स्पॉट ही करना पड़ेगा। ये एक ऐसा राउंड है जो आपको ऑन स्पॉट देना पड़ेगा, इसमें आपको ज्यादा प्रिपेयर करके नहीं जा सकते। टेक्निकल असेसमेंट वो चीज है जिसमें आप प्रिपेयर करके जा सकते हो अच्छे से। एंड ये डिफिकल्ट आ रहा है, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मेन फोकस इस पर रखना। अगर आपको कोडिंग पहले से आती है तो कोडिंग पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, इजी आ रही है कोडिंग, कोडिंग क्वेश्चन इजी है, एसक्यूएल भी इजी है। एंड वेब बेस्ड का जो क्वेश्चन Upcoming weeks of Accenture, and we want to prepare for the cognitive assessment, but we don't know anything about it. Please help us. So I'm just creating this video to give you some guidance, give you some instructions about the games. Okay, so you can know what kind of questions they are asking in the game-based assessment, or you can say the cognitive assessment. Okay, so we will discuss about it. First of all, it is important to know its type. So first of all, your cognitive assessment, okay, cognitive assessment is a elimination round. Okay, so when you will be giving the cognitive assessment, if you will not able to clear it, at least the sectional and basic cutoff, okay, you will not move forward with the next assessment, which is technical assessment. That means Accenture will not allow you to give the technical assessment immediately if you will not clear the basic cutoff for game based assessment or cognitive assessment. Okay. Now, in this cognitive assessment, as I mentioned, it is a elimination round. How much elimination we can expect? So the elimination rate is little bit less. So suppose if 100 students are giving the exam, around 10 to 15 can get eliminated from this, but remaining 80 to 85 will qualify. But if you don't want your number should include in this 10 to 15 who are getting eliminated, then please watch this video till the end. Also, I just want to share that, as we all know, now the exam pattern is completely changed, and I am saying this from a last month. Okay, and many candidates did not believe. Many YouTube channels said now the pattern is not changed, we are still following the old pattern, but I was the one who actually put the first video on the YouTube telling that yes, the exam pattern is changed for this year. Okay, because see, we work a lot hard for this, that at least if we are providing something, we will provide you some genuine information and not something without any research. Okay, so we do research before creating anything. So let's talk about the games. Okay, but before starting with the games, I just want to tell you, if you want the proper examples of cognitive assessment with the instructions, you will get it in our mock test. That is not a very important thing. The main important part is technical assessment, because this is a mass elimination round. Many candidates are getting eliminated in the technical assessment. So you will get the Accenture full paper with the screenshots. Okay, the recent updated pattern paper you will be getting here with the screenshots here, which you can see here, and many questions are repeating in the question paper in the upcoming sets also. So if you are going to give your exams in upcoming weeks, uh, I'll just tell you the main important part is you will purchase this mock test and do this set properly, because if you will do this set properly, at least 20% and maximum 50 to 60% you will be getting the question that are ditto same as mentioned in these screenshots or the paper. Okay, so they are most probably they are repeating the questions from the shifts. There are question included in the three shifts of the technical assessment in this paper, which you can see. Also, the main important part is this similar questions to Accenture. So in the technical assessment, what Accenture is hiring, many similar questions you will be getting here. There are more than 200 MCQs available which you can practice. These are not direct MCQs which are direct MCQs. These are all story based and situational MCQs which Accenture is hiring, asking. So the whole collection you will be getting here. Also for practice, you will be getting the mock test. So suppose if you want to prepare for pseudo codes, there are around more than 80 questions available here with the screenshots for the pseudo codes which you can use for your practice. Then technical MCQ, OS, OOPS, everything is available here. Okay, 10 hours mock test for security and MS Office. So a lot of things are available which you can use for your practice. So link will be in the description for the mock test. Okay, you can purchase it. And if you will ask anyone, he will definitely say that the most of the question in the shifts that are coming mostly are the similar with this paper, which is Accenture full paper. Okay, so it will be helpful, a lot helpful for you. Okay,
Now talking about the direction game. So first of all, what is this direction game? Let's understand about it. The objective, create a valid path from start to exit. So this is the game one, okay, in which you need to create a valid path from start to exit, okay. So they will be giving you a grid or a matrix, okay. In this grid or matrix, suppose you want to move from starting point to end point, okay, this would be your main goal, but you will be reaching the path through the arrows. So suppose if a arrow is like this, then you can move to right. Then suppose a arrow is like this, you can move to down. They will also give you some option in which you can rotate the arrows, okay, rotate the arrows for the path. So after rotating some arrows, actually you need to make a valid path between the start point and end point, which is S and E. Okay, but there will be some more rules for it, like you can only rotate the arrow two times, some rules like this, or three times, or the rotation related instructions or what you can do. So something like this, a game you will be getting. The main motive is from start to end you need to go. Okay, there could be some blocked cell in which you can not enter. Okay, so there could be some blocked cell also. Okay, so actually, and this is also possible that you may need to revisit the arrows multiple times to create the correct path. Okay, so this kind of game, the first one should be in which you need to create a path between a starting and end point using the arrows and by rotating them. Okay, second will be the maths quiz game in which total 25 games will be asked like this. This is a easy one. So the general object, the game object will be, you will be seeing mathematical expressions, calculate each one and sort the result. So suppose you got around 10 seconds to sort out this one. 2 minus 0.5, so you will calculate like this is 1.5, okay. Then something like this you will be getting here, okay. So this kind of things actually you need to do. Okay, so after calculating all these three expressions, you will be getting some values, and after getting the values, you will be sorting the expressions. Like first, the smallest one. So smallest one maybe will be this, and then the second one. So you will be sorting the expression, or on the screens you will be getting some bubbles. In the bubbles you will be seeing these kind of expressions, okay. You need to click either the highest one with the highest value or the lowest one, okay. The instruction they will give in the screen, so you need to click on the expression which will be providing you the lowest value or the highest value. They will provide the instruction in the screen. So some mathematical expression would be there which you need to solve. This would be second. Third game, the hard one, okay. This is the only hard game there. So it is the memory game in which you need to remember so many things. So here also you need to go from start to exit, okay. And the main thing is, suppose you will be getting a grid like this, okay, but you cannot see here. You actually need to remember everything in this grid. Suppose you want to go from S to exit point E, and somewhere there is key called K, okay. Now the main point is you cannot see if there is a blocked path or there is a path in which go. So suppose if you will went down, maybe this down path is blocked, so you cannot go down, okay. So this kind of blockage and directions will be there, okay. But the main thing is you can not basically go to the part, but that will not display on the screen. So suppose you are on starting position which is S. So suppose you now want to go down, so you will press down or you will go down, but suppose down is blocked, then you exactly need to remember. So when I will be starting from path S, the down cell will be blocked, so I cannot go down, okay. It will show you on a screen this is blocked, but then again you will start with your starting point S. So suppose if you traveled till three cells, okay, so suppose you move like right and down. Now in down, suppose there is a blocked path which you cannot see, okay. Any cell you cannot see. You are just traveling the path to find the key which is K, okay. So suppose you go down and right and down. Suppose it is blocked. Again you will starting with the starting point S, in which you need to remember on the right we can go, but in the downside there is a blocked path. The main motive is you need to reach out to key, that means this K, okay. After reaching out to K you need to go E, okay.
but you will not see this K and E on your screen. Okay, you need to travel to the paths on the grid, and you need to find out where is the key and where is the exit. And in finding out that, maybe you will be colliding with the walls, and after colliding with the wall, you again is starting with the starting point. Okay, so this is the main tricky part. Everything you need to remember in this game, so that is the important part. Okay, and also these are the all three games which we discussed, and this is about the cognitive assessment which you Accenture mock test series with a lot of practice questions. So let's start now. So first of all, ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, इट इज इन द फॉलोइंग स्यूडो कोड व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द न्यू पेरेंट डॉट फ्लिपर. ओके, तो यहाँ पर एक क्लास दी है, क्लास पेरेंट. ठीक है, इसके अंदर एक मेथड है फ्लिपर. प्रिंट दिस इज चाइल्ड क्लास प्लस गेट चाइल्ड क्लास नेम. ठीक है, तो यहाँ पर एक क्लास है सबसे पहले तो पेरेंट, जिसमें एक मेथड बनाया हुआ है फ्लिपर, एंड वो क्या कर रहा है, प्रिंट करा रहा है दिस इज चाइल्ड क्लास प्लस गेट चाइल्ड क्लास नेम. ठीक है, मेथड गेट चाइल्ड क्लास नेम क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है अननोन. ओके, नाउ क्लास चाइल्ड इनहेरिट्स पेरेंट. मतलब ये जो क्लास चाइल्ड है ये इनहेरिट कर रही है किसको, पेरेंट को. एंड इस क्लास पेरेंट के अंदर टोटल कितने फंक्शंस हैं, दो. देखो ये पेरेंट क्लास है, इसके अंदर यहाँ पर दो फंक्शंस हैं, एक तो है फ्लिपर, ठीक है, और एक है हमारा गेट चाइल्ड क्लास नेम. ठीक, एक आप दूसरी क्लास बना रहे हैं हम चाइल्ड, जो कि किसको इनहेरिट कर रही है, पेरेंट को. पेरेंट को इनहेरिट कर रही है. मेथड इसमें गेट चाइल्ड क्लास नेम, एंड ये रिटर्न कर रहा है चाइल्ड. ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो इसमें ये जो गेट चाइल्ड क्लास नेम है ये रिटर्न करा रहा है चाइल्ड को, एंड सेम मेथड इसमें भी यहाँ पर गिवन है, जो हम जैसे इनहेरिट कर रहे हैं ना क्लास को, गेट चाइल्ड क्लास नेम, तो ये सेम नेम का मेथड यहाँ पर भी है. तो ये बात जरूर नोटिस कर लेना आप, और इसमें रिटर्न करा रहा है अननोन. अब ये कह रहा है अगर हम न्यू पेरेंट डॉट फ्लिपर अगर ये कॉल करें तो क्या मेथड प्रिंट होगा. ठीक है, न्यू पेरेंट डॉट फ्लिपर. ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर अगर आप देखोगे तो न्यू पेरेंट का क्या मतलब है, अगर हमने इस प्रकार से यहां पर कॉल किया विच इज न्यू पेरेंट. ठीक है, तो हम पेरेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट यहां पर क्रिएट कर रहे हैं. ठीक है, एंड ये ऑब्जेक्ट का भले ही कोई नेम नहीं है, बट ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो ही रहा है ना पेरेंट क्लास का, एंड उससे हम यहाँ पर फ्लिपर क्लास को कॉल कर रहे हैं. तो फ्लिपर क्लास को कॉल होगा, तो क्या इसका किसी भी तरीके से चाइल्ड क्लास से रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पर ना ही चाइल्ड क्लास का कोई ऑब्जेक्ट है, ना ही इसका कोई रिलेशन दिख रहा है. तो ये तो केवल पेरेंट क्लास की ही कॉलिंग दिख रही है हमें साफ साफ. तो जब हमने इसमें फ्लिपर फंक्शन को कॉल किया, तो सबसे पहले हम फ्लिपर फंक्शन में जाते हैं, एंड फ्लिपर फंक्शन में देख लेते हैं. तो इसमें लिखा है दिस इज द चाइल्ड क्लास. ठीक है, तो सबसे पहले ये कॉल हो जाएगा दिस इज द चाइल्ड क्लास, तो ये यहाँ पर प्रिंट होकर आ जाएगा, प्लस गेट चाइल्ड क्लास नेम. तो गेट चाइल्ड क्लास नेम जब कॉल होगा तो कौन से फंक्शन का कॉल होगा, इसी फंक्शन का इसी क्लास का कॉल होगा, विच इज दिस वन, विच इज अननोन. तो हमारा फाइनल क्या प्रिंट होकर आएगा, दिस इज द चाइल्ड क्लास प्लस अननोन. तो ये हमारा आंसर यहाँ पर होना चाहिए. सो दिस इज द चाइल्ड क्लास एंड अननोन. सो दिस इज अवर आंसर. ओके, सो ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था एक्सेंचर में, जो इस बार का असेसमेंट हुआ था. एक और क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, जो सेकंड क्वेश्चन है, विच इज पी की वैल्यू है 1, क्यू की है 8 एंड आर की है 12. क्यू इक्वल्स टू 11 प्लस 5 एंड 8. तो सबसे पहले क्यू की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 16 एंड 8. क्यू क्या है 8, तो 16 एंड 8 के बीच में आपस में क्या होगा यहाँ पर, एंड होगा, करेक्ट. सो 16 इज नथिंग बट 2 टू द पावर, 2 टू द पावर कितनी होती है, 4. सो 2 टू द पावर 4 हो गई है. सो दिस इज 2 टू द पावर 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, and then it is 2 to the power 4. 8, what is 8? 8 is 2 to the power 3, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3. इन दोनों के बीच में क्या परफॉर्म होगा, एंड परफॉर्म होगा. ठीक है, इन दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो 0 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 एंड 0. तो ये पूरा जो है ये यहाँ पर आपका ई जीरो होने वाला है, बिकॉज जो 0 1 के बीच में एंड होता है वो भी हमारा जीरो ही होता है. P इक्वल्स टू क्यू मल्टीप्लाई बाय 2. तो Q की वैल्यू क्या है, 0, तो P की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. सो P इज 0, Q इज 0, R इज 12, आंसर विल बी 12. ठीक है, सो एक बात देख लेते हैं. सो आंसर विल बी 12. ठीक है,
तो फाइनल आउटपुट यहाँ पर 12 आने वाला है। तो ये जो दो क्वेश्चंस थे सूडो कोड के, ये पूछे गए थे एग्जैक्ट इस बार। अब कुछ क्वेश्चंस हम और करते हैं एक्सेंचर के फॉर द प्रैक्टिस। बाकी यहाँ पर जो सूडो कोड्स है ना, आपको स्क्रीनशॉट्स के साथ मिल जाएंगे जो प्रीवियसली आस्क्ड हैं एक्सेंचर में। वो हमने सूडो कोड्स प्रोवाइड करा रखे हैं ये वाले सेक्शन में, ये आपको मिल जाएगा। अपडेटेड पैटर्न जो प्रैक्टिस सेट है इसके अंदर जो आपको सूडो कोड्स मिल जाएंगे, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत सारे सूडो कोड्स प्रोवाइडेड है विद स्क्रीनशॉट्स। एंड बाकी एक्सेंचर का रीसेंट पेपर भी मिल जाएगा, गेम बेस्ड के लिए गाइड मिल जाएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको एक्सेंचर की मॉक टेस्ट सीरीज की। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं फॉर योर प्रिपरेशन पर्पस। what will be the output for the input values x equals to 4 and y equals to 3। अब इसमें बोला है कि x की वैल्यू है 4 एंड y की वैल्यू है 3। इससे हमें आउटपुट बताना है। यहाँ पर कैलकुलेट सम ये फंक्शन दिया हुआ है, इसमें x में क्या पास हो जाएगा 4 एंड y में हो जाएगा 3। इफ y इक्वल्स टू 0 तो यहाँ पर तो सीधे कंडीशन को छोड़ देंगे। इफ y mod 2 इक्वल्स टू 0, सो y की वैल्यू 3 है तो ये भी अपना जो वर्क है वो नहीं करेगा, तो ये वाला सीधे रिटर्न करा जाएगा विच इज कैलकुलेट सम x प्लस x। तो x की वैल्यू है तो यहाँ पर हो जाएगी 8 कॉमा y डिवाइड बाय 2, तो y की वैल्यू क्या है 3, तो 3 डिवाइड बाय 2 मतलब 1 कॉल हो जाएगा बिकॉज ये इंटीजर में है। प्लस यहाँ पे क्या कॉल हो जाएगा x की वैल्यू यहाँ पर क्या है 4। सो ये हमारा कॉल होने वाला है विच इज 8,1 प्लस 4। तो ये हमारी पहली फंक्शन कॉल है, ठीक है, पहली फंक्शन कॉल ये है हमारी, ठीक है। जब ये कॉल होगा तो यहाँ पर 8,1 कॉल होने वाला है, तो फिर से चेक करेंगे हम यहाँ पर, ये फिर से जो इस वाले फंक्शन में उसमें नहीं जाएगा, तो फिर से रिटर्न करेगा दोबारा से x प्लस एक्स विच इज 16 कॉमा y डिवाइड बाई 2, तो 1 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 0, तो 0 हो जाएगा, प्लस x की वैल्यू यहाँ पर क्या है 8, तो 8 यहाँ पर कॉल हो जाएगी, करेक्ट, x की वैल्यू 8 थी। सो अब एक बार चेक कर लेते हैं। जब ये दोबारा से कॉल होगा तो अब अगर आप देखोगे तो y की वैल्यू है 0। अगर y की वैल्यू है 0 तो हमें रिटर्न कराना है 0, तो यहां से हो जाएगा रिटर्न 0 नेक्स्ट कॉल में। तो अगर रिटर्न 0 किया तो इस वाले फंक्शन की वैल्यू रिटर्न 0 हुई है, सो जो 0 है वो इसमें पास हो जाएगा। सो 0 प्लस 8, आंसर क्या आएगा 8, और ये जो 8 है वो किस में पास हो जाएगा ऊपर वाले में। सो इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या पास हो जाएगी 8। सो 8 प्लस 4 कितना हो गया 12, तो आंसर हमारा 12 आना चाहिए इसका। सो आंसर हमारा आ गया इसका 12, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 2 मिनट मिलते हैं सॉल्व करने के लिए। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अब आपको मजा आया होगा, काफी टाइम से बच्चे बोल रहे थे भैया प्रीवियस ईयर का सेट सॉल्व करवा दो, तो प्रीवियस ईयर का सेट है, अब तो खुश हो जाओगे। एंड अगर अभी तक ये वीडियो देख लिए तो मेक श्योर कि वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा लाइक हो जाने चाहिए वीडियो के ऊपर। एंड जितने भी मैक्सिमम लाइक आप कर सकते हो वो आप कर सकते हो इस वीडियो पे। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन का देख के मजा आया होगा, ठीक है। बाकी जो सॉल्यूशंस हैं वो हमने चैट जीपीटी से डाले हुए हैं, ठीक है, पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे सारे सारे सॉल्यूशन, जिससे आपको हर सॉल्यूशन सर्च करके नहीं देखना पड़ेगा। व्हाट वुड बी द आउटपुट। और इससे पहले एक चीज और बताना चाहता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अर्जुन सीरीज की लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसको आप यूज कर सकते हो। इसमें सारा जो सिलेबस है इन्फोसिस का या किसी भी कंपनी जो आपको फ्यूचर में आती है, आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे टेस्ट यहाँ पर मिलने वाले हैं। एंड मोर देन एनफ प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, इसमें इतने सारे टेस्ट अवेलेबल हैं। और इतना भी नहीं है कि इतना ज्यादा डाल दिया है मटेरियल कि आप लोग प्रैक्टिस ही ना कर पाओ। तो जितने क्वेश्चन होने चाहिए प्रैक्टिस के, जितने से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी उतने क्वेश्चन यहाँ पर अवेलेबल है। प्लस यहाँ पर आपको इन्फोसिस का प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर मिल जाएगा, ये टेक्निकल एमसीक्यू की जो शीट है ये भी आपको मिल जाएगी। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन फॉर अर्जुन सीरीज, ओके। Now let's start. What would be the output for the parameter a equals to 3 and b equals to 4? So यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई a की वैल्यू जो है वो 3 है और b की वैल्यू 4 है, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा। तो इसमें देखते हैं, यहाँ पर a मतलब 3,4 यहाँ पर पास हो गया। इफ b इक्वल्स टू 1 तो ये ऐसा तो नहीं है, एल्स में जाएंगे a प्लस रिकर्सिव कंप्यूट, तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3, तो 3 प्लस फंक्शन कॉल हो जाएगा। फंक्शन में क्या कॉल होगा a कॉमा b माइनस 1 विच इज 3,3, ये पास हो जाएगा। अगली कॉल पे देखते हैं 3,3 में जा रहा है तो यहाँ पर जा रहा है, तो ये दोबारा से नहीं चलेगा, तो इस पे हम आ जाएंगे दोबारा से। सो ए, अब ए की वैल्यू क्या है अगेन 3, तो 3 प्लस फिर से ए की वैल्यू तो वही रहेगी, तो 3 और b माइनस 1 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। अगले कॉल में क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 3 1 हम आ गए, ठीक है। अगली कॉलिंग पे आए, और जब अगली कॉलिंग पे आए तो हम यहाँ पर चेक करेंगे, तो b की वैल्यू क्या है इक्वल्स टू 1 है, हाँ इक्वल्स टू 1 है, तो रिटर्न हो जाएगा a, तो a की वैल्यू क्या है 3, 3 यहाँ पर रिटर्न हो जाएगी, करेक्ट। सो अगली जो कॉल है हमारी, अगली में यहाँ पर जो कॉल होगा हमारा उसमें से डायरेक्टली यहाँ पर क्या रिटर्न हो जाएगा a, मतलब 3 रिटर्न हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। सो अगर 3 यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा तो यहाँ पर क्या रिटर्न होगा 3 प्लस 3 विच इज 6, तो 6 ऊपर की तरफ रिटर्न होगा विच इज 3 प्लस 6 इक्वल्स टू 9, एंड 9 ऊपर की तरफ रिटर्न होगा, सो 9 प्लस 3 इक्वल्स टू 12। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 12। तो ये यहाँ पर हमारा आंसर होने वाला है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट
इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है 3। सो एंड रिजल्ट की वैल्यू हमारी कितनी है, 0। ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर x जब तक 0 से बड़ा है तब तक ये लूप चलेगा, और x की वैल्यू क्या है, 5। ठीक है। तो जब तक ये 0 से बड़ा है तब तक लूप चलेगा, और हर लूप में अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, x इक्वल्स टू एक्स माइनस वन, मतलब x की वैल्यू घटेगी। ठीक है। और y की हो रही है +1, मतलब y की बढ़ेगी, तो y की वैल्यू कितनी है, 3। ठीक है। अंदर ये बोल रहा है इफ y मॉड टू इक्वल्स टू 1 देन रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस x। मतलब अगर y की वैल्यू ऑड है, अगर y की वैल्यू ऑड है तो हमें रिजल्ट में x की वैल्यू जोड़नी है, करेक्ट। और x हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, 5 से, और y कर रहे हैं 3 से। ठीक है। तो x इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू 3। अब एक बार चेक करते हैं, क्या y यहां पर ऑड है, यहां पर ऑड है, यस, y की वैल्यू है वो ऑड है। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, 3 को प्लस कर देंगे रिजल्ट में, तो हमारे रिजल्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी, x को प्लस कर देंगे रिजल्ट में। सो 5 ऐड हो जाएगा रिजल्ट में, तो रिजल्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। ठीक है। आगे चलते हैं, x की वैल्यू क्या होगी, -1, तो x हो गया 4, एंड y की होगी +1, तो y हो गया 4। तो यहाँ पर y जो है वो इवन है, अगर y इवन है तो ये वाला जो कंडीशन है वो तो चलेगी ही नहीं, तो हम इसको स्किप कर देते हैं। फिर से होगा x-1, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 3, एंड y की वैल्यू हो गई 5। अब अगर ऐसा है, हमारे x की जो वैल्यू है वो 3 हो गई, y की वैल्यू 5 हो गई, तो अब दोबारा से ये इसमें ऐड होने वाला है, करेक्ट। तो ये क्योंकि ये जो वैल्यू है वो ऑड है, अब वैल्यू अगर ऑड है तो जो x है वो ऐड होगा, तो x अगर ऐड होगा तो यहाँ पर हमारे रिजल्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। अगले में देखते हैं, अब दोबारा से हमने किया x-1, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई 2 एंड y की वैल्यू आ गई 6, करेक्ट। क्योंकि यही तो हमारा वैल्यू आएगा, करेक्ट, क्योंकि जो x और y की वैल्यू है वो हमारी अपडेट हो जाएगी, करेक्ट। सो अब अगर आप 2 और 6 में देखोगे तो 2 और 6 में यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है वो यहाँ पर इवन है, इसलिए ये जो है ये ऐड नहीं होगा। अगली वैल्यू हो जाएगी 1,7। ठीक है। अब 1 और 7, तो अब 1 और 7 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 7 है, करेक्ट। 1 और 7 में यहाँ पर क्या है, 7। सो अगर ये 7 है तो ये क्या है, ऑड है। तो अगर ये ऑड है तो हमारी x की वैल्यू ऐड हो जाएगी रिजल्ट में, तो रिजल्ट क्या था, 8, तो 8 + 1 हो जाएगा विच इज 9। सो हम और फिर आगे के स्टेप में x की वैल्यू हो जाएगी 0 एंड y की हो जाएगी 8। तो 0 पे हमें क्या करना है, अगर तो लूप खत्म करना है, तो हमारा फाइनल जो रिजल्ट की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 9। तो इसका आंसर हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 9। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, व्हाट विल बी प्रिंटेड इफ द इनिशियल वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू 16। ठीक है। इफ n इज लेस देन इक्वल्स टू 1 देन रिटर्न 1। इफ n मॉड 2 इक्वल्स टू 0, तो अगर जब तक ये इवन है तब तक हमें क्या करना है, n/2। सो 16/2 8 हो गया, फिर यही कोल हो जाएगा तो 4 हो गया, फिर यही कोल हो जाएगा तो 2 हो गया, फिर यही कोल हो जाएगा तो 1 हो गया। अब 1 जो है तो ये बेस केस पे आ जाएगा, तो 1 से क्या रिटर्न हो जाएगा, 1, एंड बाकी रिटर्न अगर यहाँ पर 1 हो गया तो बाकी तो कुछ है ही नहीं कॉलिंग में, तो आंसर में क्या आ जाएगा, 1। सो 1 वुड बी अवर आंसर। सिंपल ही है ये तो। फिर लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार, व्हाट इज द आउटपुट फॉर a इक्वल्स टू 7। a की वैल्यू अगर 7 है तो आउटपुट यहाँ पर क्या होने वाला है, सो देखते हैं एक बार। सो काउंट की वैल्यू यहाँ पर 0 है, ठीक है। ठीक है। a नॉट इक्वल्स टू 1, इफ वाइल a नॉट इक्वल्स टू 1, a mod 2 equals 0, a equals to a divided by 2, else a equals to 3 multiply by a plus 1। ठीक है। तो हम चेक करें कि जो भी a की वैल्यू है अगर वो इवन है, a, अगर a की वैल्यू इवन है तो हमें करना है a इक्वल्स टू a डिवाइड बाई 2, और अगर ऑड है तो हमें करना है a इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय a प्लस 1। ठीक है। और काउंट हर बार हमारा इंक्रीज होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो 7 है, तो सबसे पहले 7 क्या आ गया, हमारा ऑड आ गया। सो 7 अगर ऑड है तो हमें क्या करना है, 3 मल्टीप्लाई बाय a प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 22। ठीक है। तो ये हो गई फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म में क्या है, 22 इवन है, तो ये हो जाएगा 22 डिवाइड बाय 2 विच इज 11, तो सेकंड टर्म में आ गया 11। अब स्टार्ट करते हैं थर्ड टर्म के साथ। थर्ड टर्म में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा है ये अगेन ऑड, तो ये हो जाएगा 33 प्लस 1 विच इज 34। फोर्थ टर्म में डिवाइड बाय 2 हो जाएगा तो 17। फिफ्थ टर्म में 17 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1, सो ये कितना हो गया अपन का, 52। एंड सिक्स्थ टर्म में कितना हो जाएगा, 52 डिवाइड बाय 2। ठीक है। ये क्या हो रहा है भाई, 26। फिर उसके बाद सेवेंथ टर्म में 13, फिर एट्थ टर्म में 40, करेक्ट, यस। नाइन्थ टर्म में
नाइन्थ टर्म में हो जाएगा 20 बिकॉज ये इवन है। फिर 10th टर्म में 10 एंड 11 टर्म में 5, 12th टर्म में 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मतलब 16, 13th टर्म में 8, 14 टर्म में 4, 15 टर्म में 2, 16th टर्म में 1। ठीक है। एंड जो लूप है वो कह रहा है इफ ए नॉट इक्वल्स टू 1, तो 16 टर्म में यहाँ पर जो वैल्यू है वो आ गई है 1। सो जो इसका आंसर आएगा वो हमारा कितना आने वाला है 16, क्योंकि 16 टर्म में वैल्यू आ गई है 1। करेक्ट। तो बड़ा अजीब सा ही क्वेश्चन था, बट हाँ हम आंसर तक पहुंच गए हैं विच इज 16। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने इसका बेसिक एल्गोरिथम निकाल लिया था पहले कि अगर इवन है सो इवन में हमें a/2 करना है, और अगर ऑड है तो 3 मल्टीप्लाई बाय a+1 करना है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। और मॉक टेस्ट में तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जो एक्सेंजर का मॉक टेस्ट सीरीज है ना, उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे इस प्रकार के, जिसको आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। सूडो कोड्स के लिए तो भर भर के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, आप देख सकते हो इतने सारे सेट्स अवेलेबल है। विद स्क्रीनशॉट्स आपको इसमें क्वेश्चन मिलेंगे, और साथ साथ में आपको एक्सेंजर का जो पूरा का पूरा पेपर है वो भी मिल जाएगा। तो मॉक टेस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सेट व्हाट ऑपरेशन डिज द फॉलोइंग सूडो कोड परफॉर्म। तो यहाँ पर एक सूडो कोड दिया है, इसमें पूछा कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। डिक्लेयर एन एरे वर्ड ऑफ स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो वर्ड क्या है, एक एरे है। ठीक है। और इसका जो डेटा टाइप है वो क्या है, स्ट्रिंग। ठीक है। आगे बोल रहा है डिक्लेयर अ वेरिएबल एल। ठीक है। टेक अ स्ट्रिंग एज इनपुट इन द वर्ड। तो ये एरे में हमने एक स्ट्रिंग को इनपुट में ले ली। फॉर एग्जांपल हम कोई स्ट्रिंग ले लेते हैं विच इज गूगल। ओके। सपोज दिस इज अवर स्ट्रिंग। सो अगर आप देखोगे तो ये क्या है, स्ट्रिंग डेटा टाइप का ये एरे है। तो गूगल कैसे स्टोर हो जाएगा, इसमें ऐसे स्टोर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर जी स्टोर होगा, फिर ओ स्टोर होगा, फिर दोबारा से यहाँ पर ओ स्टोर होगा, और इसी प्रकार से पूरा का पूरा जो इस एरे है यहाँ पर ई तक स्टोर हो जाएगा। अब है टेक अ स्ट्रिंग एज इनपुट इन द वर्ड, ये जो हमने ले लिया है। फॉर एल इक्वल्स टू 0 to 0। अब ये बात ध्यान रखना, 0 to 0 ये जो यहाँ पर मेंशन किया गया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीरो से स्टार्ट करके जीरो जाना है, तो कई बच्चे सोचेंगे ये तो कुछ भी प्रिंट करेगा ही नहीं। बट जब भी कोई सूडो कोड की हम बात करते हैं और लास्ट का ये आपको वेरिएबल देखना पड़ रहा है कि कहां तक जा रहा है, और जहां तक जा रहा है वो आपको एज अ इंडेक्स यहां पर इंक्लूड करना होता है। अब यहां पर लिखा है फॉर एल इक्वल्स टू 0 to 0, मतलब ये जो जीरो है ये इंक्लूड किया जाएगा वो भी इंडेक्स में। और जो इंडेक्सिंग होती है वो कहां से स्टार्ट होती है, जीरो से। मतलब जो फर्स्ट कैरेक्टर है वहां तक ये इंक्लूड करेगा। एंड हमने लिखा है प्रिंट वर्ड एल, तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो है जी। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा जी आ जाएगा। सो देखते हैं इसमें क्या आएगा। इट प्रिंट्स द लास्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग, तो ये नहीं आएगा। इट प्रिंट्स द कैरेक्टर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये भी नहीं आएगा। इट प्रिंट्स द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग, यस दिस इज द आंसर। सो आंसर जो है इसका आएगा सी। ओके, इट प्रिंट्स द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग। 12th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है। अभी तक टोटल 11 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं सीरीज में। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये बिटवाइज ऑपरेटर के ऊपर है, और ये जो बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादातर सूडो कोड्स में देखने को मिलते हैं। हो सकता है इस साल भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली आए इसके तरफ से। सो इसके हम ऑलरेडी एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, और ये क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। सो इसमें लिखा है सेट x इक्वल्स टू -2। तो x की वैल्यू हमने -2 सेट कर दी है, y की वैल्यू है 3, और z की वैल्यू है 1। ठीक है। इफ चलो पूरी कंडीशन को पहले वन बाय वन सॉल्व करते हैं। x प्लस 2 एंड एंड y प्लस 3 एंड z प्लस 2 एक्सॉर 2। ठीक है। सो सबसे पहले x प्लस 2 सो x प्लस 2 को जरा सॉल्व करते हैं। सो x की वैल्यू क्या है, -2। सो -2 प्लस 2 सो 2 क्या होगा आपका 10। सो 10 का एंड हो जाएगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये आ गया -2 प्लस 2। ठीक है। अब ध्यान से समझना, इसको क्विकली करने का आपको मैं तरीका समझाऊंगा। एंड एंड अब इसको सॉल्व करते हैं। y प्लस 3 ठीक है। y की वैल्यू क्या है, 3 प्लस 3 तो 3 क्या होगा, 1 इसका एंड हो जाएगा तो 1 ही आएगा। तो 3 प्लस 3 आ जाएगा। एंड z की वैल्यू क्या है, 1। सो 1 प्लस 2 एक्सॉर 2। सो 10 सो 10 का आपको एक्सॉर करना है बेसिकली। सो ये हो जाएगा 1 प्लस 0। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो यहाँ पर 1 ही आ जाएगा। ठीक है। तो फाइनल अगर आप देखोगे तो क्या आएगा, 0 एंड 6 एंड 1। करेक्ट, ये आएगा हमें फाइनल इफ कंडीशन में। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर है 0 एंड 6 एंड 1। अगर किसी भी टर्म में 0 है तो एंड ऑपरेशन जो है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 ही होगी।
अब ये जो मैं शॉर्टकट की बात कर रहा था वो ये था कि जब हमने यहाँ पर x की वैल्यू फर्स्ट कंडीशन को सॉल्व किया था ना, x प्लस टू एन टू, सो ये क्या आ रहा था, माइनस टू प्लस टू विच इज जीरो। तो जैसे ही आपको पूरी कंडीशन में कहीं भी जीरो मिल जाए, ये मैं आपको टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ, एंड आपको जब सूडो कोड आएगा तो ये ऐसा कुछ खेल करते हैं जिससे आपको पूरा सॉल्व ना करना पड़े, बस अगर आपको ट्रिक्स आती हैं तो आप जल्दी सॉल्व कर लोगे। तो इसमें अगर आप देखोगे जो फर्स्ट कंडीशन है इसमें ऑलरेडी जीरो आ गया था, अगर आप देखोगे तो माइनस टू प्लस टू, सो ये क्या हो गया था, जीरो। तो आपको ये जो पूरी कंडीशन है इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसको जैसे ही आपका जीरो आ गया तो आपको ये मान के चलना है कि जीरो अगर किसी भी एंड कंडीशन में आ गया है तो जो आपका आंसर है वो जीरो ही होने वाला है, ठीक है। तो ये जो इफ कंडीशन है ये तो नहीं एग्जीक्यूट होगी, बिकॉज अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पर जीरो आ चुका है। एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, तो एल्स कंडीशन में क्या है, x इक्वल्स टू जेड, तो x की वैल्यू अभी क्या है, माइनस टू, एंड x की वैल्यू हो जाएगी z विच इज वन, सो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर वन। y इक्वल्स टू y जोर टू, ओके, सो थ्री, y इक्वल्स टू थ्री है, थ्री होता है वन वन, इसका जोर हो जाएगा वन जीरो से, सो इट इज यहाँ पर ये हो जाएगा वन वन का जोर जीरो, एंड ये आपका वन जीरो का हो जाएगा वन, ठीक है। तो जो y है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन। सो x की वैल्यू भी हो गई वन, y की भी वैल्यू हो गई वन, और z की भी वैल्यू हो गई वन, तीनों की वैल्यू हो गई वन। सो x प्लस वाई प्लस जेड हमें प्रिंट कराना है, तो आंसर हमारा क्या आने वाला है, इसमें थ्री आएगा, ओके। सो वन प्लस वन थ्री, ठीक है। सो दिस वुड बी अवर आंसर। सो इस प्रकार के क्वेश्चंस आ जाते हैं बिटवाइज के, अगर आप अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा काम, जैसे अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है तो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, प्रिंट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड वेयर x इक्वल्स टू 9 एंड y इक्वल टू 7, ठीक है। सो हमारा फंक्शन है, इसमें हम क्या पास कर रहे हैं, x कोमा y विच इज 9 कोमा 7। इंटीजर z यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है, सेट z इक्वल टू 2, तो z की वैल्यू कितनी हो गई 2। y y इक्वल टू y मॉड z, y इक्वल टू y मॉड z, और y की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 मॉड्यूलस बाय 2, ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x इक्वल टू x मॉड z, सो x की वैल्यू क्या है 9, तो 9 मॉड्यूलस बाय z 2, ये भी हो जाएगा 1। तो इसमें क्या प्रिंट कराना है, x प्लस वाई, सो x भी वन है और y भी वन है, तो जगह x प्लस वाई इक्वल्स टू वन प्लस वन इक्वल्स टू टू, सो आंसर हो जाएगा टू। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, इंटीजर x कोमा वाई कोमा जेड, x की वैल्यू यहाँ पर 8 सेट करी है, y की 6 और z की 4, ठीक है। इफ x इज ग्रेटर देन y, x की वैल्यू क्या है 8, इट इज ग्रेटर देन y, यस इट इज ग्रेटर देन y, देन x इक्वल टू y, सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। इफ z इज ग्रेटर देन y, तो z की वैल्यू क्या है 4, y की 6 है, तो ये नहीं चलेगी, एल्स y इक्वल्स टू z, सो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 4। लास्ट में करना है x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये हो गया 6 प्लस 4 प्लस जेड की वैल्यू 4 विच इज 14, सो आंसर हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 14। कैलकुलेट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडोकोड, अगला देख लेते हैं, इंटीजर ए बी सी डी, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी सेट है 1, बी की वैल्यू कितनी सेट है 1, ईच सी फ्रॉम 1 to 2, मतलब सी की वैल्यू यहाँ पर कहाँ से चलेगी, 1 से लेके 2 तक चलेगी। फॉर एच, ये इनर लूप आ गया, डी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलेगी, माइनस टू से लेके 0 तक। ए इक्वल्स टू आ जाएगा ए प्लस टू, ठीक है, तो ए की वैल्यू अभी क्या है 1, सो ए इक्वल्स टू 1 प्लस टू हो गया, तो मतलब कितनी हो गई ए की वैल्यू 3। इफ ए इज ग्रेटर देन सी, क्या ए सी से बड़ा है, तो सी की वैल्यू यहाँ पर 1 से 2 के बीच में होगी, तो ए की वैल्यू तो यहाँ पर 3 है, और हर कंडीशन में ये सी से ज्यादा होगी, बिकॉज सी मैक्सिमम जो वैल्यू है सी की 2 तक जाएगी, और ए यहाँ पर ऑलरेडी 3 हो चुका है, तो यस ए इज ग्रेटर देन सी, देन कंटिन्यू, तो जो इनर लूप है वो कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। अब दोबारा से हमारा इनर लूप चालू होगा, ठीक है, दोबारा से इनर लूप चालू होगा, अभी हम माइनस टू पे थे, करेक्ट। और अगर इनर लूप दोबारा से कंटिन्यू होगा और ए की वैल्यू तो ऑलरेडी सी से बड़ी है, तो हमें बाकी कुछ चीजें चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधे ए में प्लस टू कर देते हैं, बिकॉज माइनस टू का जो लूप है वो एग्जीक्यूट हो चुका है, अब माइनस वन का होगा, तो ए में प्लस टू और कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 5, तो माइनस वन का लूप यहाँ पर खत्म हो गया, फिर जीरो का लूप चालू होगा, सो उसमें भी ए की वैल्यू प्लस टू हो जाएगी विच इज 7, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इनर लूप है ये अपन का एक बार माइनस टू से लेके जीरो तक खत्म हो गया। अब जो सी की वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट हुई थी टू 2 तक, तो अब आउटर लूप चालू होगा फिर से 2 के लिए, तो उसमें भी दोबारा कितनी बार लूप चलेगा, माइनस टू के लिए, माइनस वन के लिए एंड जीरो के लिए, मतलब इनर जो लूप है वो कितने टाइम चलेगा, 3 टाइम्स चलेगा सी की वैल्यू 2 के लिए, करेक्ट। तो इसमें 3 टाइम्स 2 हम और ऐड करेंगे, सो 7 प्लस टू प्लस टू प्लस टू विच इज 9 11 एंड 13, तो 13 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा ए की वैल्यू में,
एंड प्रिंट क्या कराना है, a प्लस बी की वैल्यू है 1, सो यहाँ पर हो जाएगा 13 प्लस 1 विच इज 14। थोड़ा सा डिफिकल्ट था ये वाला, ठीक है, बट ये मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है 14। अब इसको हवा में थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं कि अगर जैसे आपके पास पेन नहीं है तो आप कैसे सॉल्व करोगे। बेसिकली रेंज देख लेना इसमें। सो अगर आप देखोगे तो एक बार मैं मिटा के दिखाता हूँ एक बार। सो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में रेंज देख लिया करो एक बार, तो क्या रेंज है एक बार रेंज चेक करो आप लोग। सो सी जो है वो 1 से 2 तक चल रहा है, ठीक है। तो कितनी बार आउटर लूप कितनी बार चलेगा, एक तो 1 के लिए और 2 के लिए, तो 2 बार चलेगा, ये लिख लो, मतलब याद कर लो। इनर लूप कितनी बार चलेगा, -2 से 0 तक के लिए, मतलब कितनी बार चलेगा, 3 बार, ठीक है। अब यहाँ पर जो एल्गोरिथम है ना उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करो। इफ ए इज ग्रेटर देन सी, और हर कंडीशन में ए सी से बड़ा है, और इनर लूप 3 बार चल रहा है, और हम क्या करा रहे हैं, ए इक्वल्स टू ए प्लस टू, मतलब प्लस टू प्लस टू प्लस टू कितनी बार होगा, 3 बार। इनर लूप में ए प्लस टू कितनी बार होगा, 3 बार, ठीक है। तो एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, एंड फिर ये जो ऊपर का आउटर वाला है ये 2 बार चलेगा। तो टोटल अगर आप देखोगे तो कितनी बार प्लस टू होगा, 6 बार, करेक्ट। तो 6 बार प्लस टू होगा। अगर 6 बार प्लस टू होगा तो वैल्यू कितनी आ गई, 12। एंड ए की वैल्यू पहले से कितनी थी, 1। सो 12 प्लस 1 कितना हो गया, 13। इतने में हमारी ये की वैल्यू पूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, और लास्ट में क्या प्रिंट करना है, a प्लस बी विच इज 13 प्लस 1 विच इज 14। एंड अगर आप देखोगे ना तो इस शीट में कहीं भी आंसर अवेलेबल नहीं है। मैं जो शीट प्रिपेयर करवा रहा हूँ मुझे भी आंसर नहीं पता, मैं भी आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चंस को, ठीक है। और इसलिए मैं ये चीज कर रहा हूँ, पहले से आंसर देख के मैं इसलिए नहीं आ रहा, क्योंकि अगर मैं पहले से आंसर देख के आऊंगा तो फिर कोई मतलब नहीं है, करेक्ट, सामने लाइव सॉल्व कराने का। सो पहले मतलब मास्टर को भी तो आना चाहिए, अगर बच्चों को सॉल्व करा रहा है तो ये करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं उसका मैं रीजन बताऊंगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप इजीली अपने जो नंबर्स है वो आप इसमें ले सकते हो। अब अगर आप देखोगे तो बहुत ही रिसेंटली यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा गया था इसी टॉपिक से एक्सटेंशन के एग्जाम में, और मैंने कुछ क्वेश्चंस भी ऐड कर दिए हैं कोर्स में, जो कि सिमिलर काइंड ऑफ जो क्वेश्चंस हैं उसको भी ऐड किया है। जो सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस है वो आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट में मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप पूछोगे भैया हमें कैसे पता पड़ेगा कि ये जो टॉपिक है ये यहाँ पर एक्सेंचर में पूछा गया था। तो भाई साहब आपको देखो एक चीज पूरी बता देता हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर एक्सेंचर का जो पेपर है वो हमने पूरा का पूरा ऐड कर दिया है एक्सेंचर के मॉक टेस्ट में। तो पूरा का पूरा आपको पेपर मिल जाएगा, आपको खुद से इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं पेपर के अंदर मिल जाएंगे, क्योंकि एक्सेंचर इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं उनको पूछ रही है। साथ साथ में जो भी सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, ये दो सेक्शंस आप देख रहे हो, एक तो ये है सिमिलर क्वेश्चंस टू एक्सेंचर। तो एक्सेंचर जो क्वेश्चंस पूछ रही है उसी के जो सिमिलर क्वेश्चंस हैं वो इस क्वेश्चंस में इस सेक्शन में ऐड कर दिए। एंड दूसरा भी सेक्शन है सिमिलर क्वेश्चन टू एसक्यूएल एचटीएमएल जेएस, इसमें भी वो क्वेश्चंस ऐड कर दिए जो एक्सेंचर ने पूछे हैं, उसी के जो सिमिलर क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे। साथ साथ में जो अपडेटेड पैटर्न है उसके जो प्रैक्टिस सेट है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो बहुत कुछ मिलने वाला है आपको कोर्स में, काफी सारे मॉक टेस्ट हैं, साथ साथ में जो पूरा जो पेपर है वो एक्सेंचर का वो आपको मिल जाएगा। एंड दिस वुड बी योर बेस्ट चांस फॉर योर प्रिपरेशन, जिससे आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो आप इसको परचेज कर सकते हो मॉक टेस्ट को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्राइस मात्र 150 रुपीज है। सो स्टार्ट करते हैं। एंड ये क्वेश्चन को जैसा अभी मैंने दिखाया है ये रिसेंट के एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ। आप ये मान के चलो कि जो आपका कंप्यूटर साइंस वाला सेक्शन होता है उस कंप्यूटर साइंस वाले सेक्शन में आपके 2 क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। और 2 ये जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं मेजरली जावा स्क्रिप्ट का जो फंक्शन वाला टॉपिक है, या एच टी एम एल सी एस एस जावा स्क्रिप्ट है उस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो जनरली आप ये मान के चलो एच टी एम एल सी एस एस और जावास्क्रिप्ट से मिला के टोटल यहाँ पर 3-4 क्वेश्चंस आ सकते हैं। उन 3-4 क्वेश्चंस में से लगभग एक से जो 2 क्वेश्चन होते हैं वो टोटल जो होते हैं वो होते हैं जावास्क्रिप्ट पर, ठीक है। तो अपन कुछ 5 सिमिलर क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिस लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर एक्सेंचर की तरफ से पूछे जा रहे हैं, जिससे आपको झटका ना लगे पेपर में, तो उसी लेवल के क्वेश्चंस मैं सॉल्व करा रहा हूँ। अब वेब डेवलपर क्रिएट्स अ पैराग्राफ एलिमेंट डायनेमिकली यूजिंग जावास्क्रिप्ट, द कोड इज एज फॉलोज। तो यहाँ पर एक कोड दिया है और यहाँ पर बोला है कि डायनेमिक एलिमेंट यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है जावास्क्रिप्ट में, तो इसका आउटपुट क्या होगा। तो सबसे पहले लिखा है वेर पैरा इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट पी। तो हमने एक एलिमेंट भैया क्रिएट कर दिया और उसको पैरा में स्टोर करा लिया, इतनी बात समझ में आ गई। पैरा डॉट इनर टेक्स्ट डायनेमिक टेक्स्ट, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट का सिंटेक्स यूज करके बेसिकली हमने जो टेक्स्ट है उसकी वैल्यू सेट कर दी है यहाँ पर डायनेमिक टेक्स्ट, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड पैरा। अब इससे क्या होगा, देखो अगर आपको एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट आती है तो आपको समझ में आ रही होंगी ये चीजें। तो ये जो बेसिकली पैरा जो एलिमेंट हमने क्रिएट किया था, करेक्ट, यहाँ पर हमने क्रिएट किया था, इसको हमने यहाँ पर अपनी बॉडी में अपेंड कर दिया बेसिकली। अब अपने ये डॉम का जो है ये पार्ट हो गया,
ठीक है। डॉम मीन्स डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, उसका यहाँ पर अब ये पास हो जाएगा, मतलब पार्ट हो जाएगा, बिकॉज इसको अगर आप देख सकते हो तो हमने इस बॉडी में इसको यहाँ पर अपेंड कर दिया। ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय आईडी बाय टैग नेम, सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम पी डॉट लेंथ। ठीक है। तो देखो जब आप ये वाला सिंटेक्स यूज करते हो ना, तो सबसे पहले ये क्या करता है, ये टैग के लिए सर्च करता है। कौन से टैग के लिए सर्च करेगा? पी टैग के लिए। ठीक है। अब इसने सबसे पहले क्या सर्च किया, इसने पी टैग सर्च किया। ठीक है। अब जब इसने पी टैग सर्च किया तो इसको टोटली अभी कितने एलिमेंट मिलेंगे इसके हिसाब से? पी टैग पे एक, क्योंकि केवल एक ही एलिमेंट तो हमने क्रिएट किया है। ये जो डॉट लेंथ लिखा है ना, इसका मतलब ये मत समझना कि उस टेक्स्ट के अंदर जो अपने जो एलिमेंट है उसके अंदर जो आपने टेक्स्ट क्रिएट किया है तो उसकी जो लेंथ है वो यहाँ पर रिटर्न होके आ जाएगी। जैसे इसमें डायनेमिक टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो ये मत समझना कि ये रिटर्न होके आ जाएगी जो भी इसकी लेंथ है। यहाँ पर एलिमेंट जो भी, देखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम पी, ये बेसिकली क्या रिटर्न करेगा कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो एक ही एलिमेंट है तो उसकी लेंथ यहां पर रिटर्न होके आएगी, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है। तो इसका आंसर क्या आने वाला है? यहां पर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग कोड, बटन ऑन क्लिक चेंज टेक्स्ट दिस। ठीक है। सो बेसिकली यहां पर हमने एक बटन क्रिएट किया है जिसमें हमने ऑन क्लिक में क्या पास कर दिया? चेंज टेक्स्ट। ठीक है। एंड दिस पॉइंटर पास किया है क्लिक बटन। ठीक है। तो ये हमने बटन बना दिया। स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट में कोड लिख रहे हैं, फंक्शन चेंज टेक्स्ट बटन। ठीक है। तो ये फंक्शन हमने बना दिया चेंज टेक्स्ट वाला। इसके अंदर का जो सिंटेक्स है वो क्या बोल रहा है? बटन डॉट इनर एच टी एम एल इक्वल्स टू क्लिक्ड। ठीक है। तो जो बेसिकली बटन है उसकी जो इनर एच टी एम एल है वो उसकी वैल्यू को यहाँ पर सेट किया गया है क्लिक। ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट बटन डॉट इनर एच टी एम एल। ठीक है। सो देखो अगर डॉक्यूमेंट डॉट राइट बटन डॉट इनर एच टी एम एल लिखा है, सो बेसिकली हमारे स्क्रीन पे क्लिक तो प्रिंट होगा, करेक्ट? बिकॉज जो इनर एच टी एम एल की वैल्यू है वो क्या है? क्लिक्ड। अभी तो हमने सेट करी है। ठीक है। अब ऑप्शंस क्या कह रहा है? बटन टेक्स्ट चेंज टू क्लिक एंड रिमेन्स विजिबल। ठीक है। ये बोल रहा है कि जो बटन है उसका टेक्स्ट चेंज होकर यहाँ पर क्लिक्ड हो जाएगा और वो विजिबल रहेगा। दूसरा कह रहा है क्लिक दिस रिटर्न ऑन स्क्रीन बटन डिसअपियर्स। ठीक है। एरर अकर्स एंड यहां पर लिखा है बटन शोज नो चेंज। ठीक है। तो अब एक चीज ध्यान से समझना, यहां पर हमने एक सिंटेक्स यूज किया है विच इज डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अगर हम यहां तक यूज करते तो ये बात समझ में आती कि जो इनर एचटीएमएल है वो चेंज हो गई, बट हमने यहां पर क्या यूज कर दिया? डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करता है? बेसिकली जो भी बॉडी आपको दिख रही है उस पर वो उस चीज को राइट कर देगा, करेक्ट? जो भी हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है उसमें वो उस चीज को राइट कर देगा। तो बेसिकली क्या किस चीज को राइट करेगा? बटन डॉट इनर एचटीएमएल विच इज क्लिक्ड। क्लिक्ड को ये राइट कर देगा हमारे डॉक्यूमेंट के ऊपर, मतलब हमारी जो भी डॉम है, जो स्क्रीन है, उसके ऊपर ये इस चीज को राइट कर देगा। अब चूंकि यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा कि जो स्क्रीन है उसके ऊपर जो बाकी चीज है वो यहाँ पर हटने वाली है, बिकॉज हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट को यूज कर रहे हैं और जो हमारा पूरा डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर ये चीज प्रिंट होके आ जाएगी एंड बाकी की चीजें जो है वो हट जाएंगी। इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो होगा क्लिक्ड इज रिटर्न ऑन स्क्रीन बटन डिसअपियर्स। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। अ फॉर्म हैज वन टेक्स्ट इनपुट फील्ड एंड अ बटन, व्हेन द बटन इज क्लिक्ड द फंक्शन बिलो एग्जीक्यूट्स। ठीक है। फंक्शन शो वैल्यू वेयर वेल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी यूजर वैल्यू document dot write type of well if the user enters 1 to 3 in the input field and clicks the button what is printed। ठीक है। अब ये बोल रहा है बेसिकली कि अगर सपोज यूजर ने यहाँ पर 1 2 3 प्रिंट टाइप किया अपने स्क्रीन पर, ठीक है, एंड बटन को क्लिक किया तो क्या यहाँ पर प्रिंट होके आएगा? क्योंकि डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लिखा है हमने टाइप ऑफ वेल, जो भी वैल्यू आ रही है उसका टाइप यहाँ पर ये बोल रहा है। तो यहाँ पर देखो स्पेसिफिकली आपको चीज बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है कि इसकी वैल्यू को हम यूजर से इनपुट करवा रहे हैं। ठीक है। जो भी यूजर जो भी हमने ये आईडी दी होगी जिस भी एलिमेंट की यूजर, उससे हम वैल्यू को यहाँ पर ले रहे हैं और वेर वेरिएबल में वेल वेल नाम का वेरिएबल है, इसमें हम स्टोर करा रहे हैं और हम प्रिंट करा रहे हैं टाइप ऑफ वेल। तो देखो जब
इस प्रकार से यहाँ पर इनपुट लेते हो ना कभी भी, तो हमेशा यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर वो आता है स्ट्रिंग टाइप में, तो इसमें आपको ज्यादा सोचना ही नहीं है। इसका जो आंसर होगा वो होगा स्ट्रिंग, ठीक है, क्योंकि जैसा इसमें आंसर में भी लिखा है ऑल इनपुट वैल्यूज फ्रॉम एचटीएमएल फॉर्म्स आर रिटर्न्ड एज स्ट्रिंग, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पर अगर आप देख रहे हो एचटीएमएल फॉर्म से हम यहाँ पर वैल्यू को ले रहे हैं, तो सारा जो डिफॉल्ट टाइप रहता है वो रहता है स्ट्रिंग, तो इसलिए हमारा आंसर जो है वो आएगा स्ट्रिंग्स। अ डेवलपर क्रिएट्स दिस एचटीएमएल एंड जावास्क्रिप्ट स्निपेट, ठीक है, डिवीजन बनाया है जिसकी आईडी दी है डेमो, स्क्रिप्ट लिखी है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो इनर एचटीएमएल 10 प्लस 20 प्लस 30, ठीक है। सो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द आउटपुट डिस्प्लेड इन द डिव। सो डिवीजन जो है उसमें क्या आउटपुट डिस्प्ले होगा, तो देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा है मेन चीज तो यही है विच इज 10 प्लस 20 प्लस 30। देखो अब इस प्रकार से आपको जब भी कुछ दिया हो तो ध्यान से समझना, ये बेसिकली इंट प्लस स्ट्रिंग का सम है, ठीक है। एंड अगर आपको यहां पर स्टार्टिंग में इंटीजर दिया हुआ है, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट के अंदर ये कैसे वर्क करता है मैं आपको समझा रहा हूं। अगर स्टार्टिंग में, क्योंकि ये एक बहुत कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है जावा स्क्रिप्ट के अंदर, बाकी लैंग्वेजेस के अंदर नहीं है, इसके अंदर है इसलिए समझा रहा हूं। अगर स्टार्टिंग में आपको इंट दिया है और उसके बाद आपको स्ट्रिंग दिया, अगर कुछ भी यहाँ पर जो एरिथमेटिक ऑपरेशन है वो यहाँ पर हो रहा है और स्ट्रिंग जो है वो बाद में है, तो सबसे पहले यहाँ पर एरिथमेटिक जो ऑपरेशन है वो यहाँ पर परफॉर्म होता है, ये यहाँ पर स्टेप 1 होता है, ठीक है। स्टेप 1 में अरिथमेटिक जो ऑपरेशन है वो एग्जीक्यूट होगा। स्टेप 2 में जो भी अरिथमेटिक परफॉर्म जो भी अरिथमेटिक जो ऑपरेशन है जो भी परफॉर्म किया गया है उसका आउटपुट यहां पर आएगा। एंड स्टेप 3 में उस आउटपुट के साथ मर्ज करके स्ट्रिंग आएगी, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स में चलता है। तो सबसे पहले हमें ऑपरेशन कंप्लीट करना है विच इज 10 प्लस 20, तो आंसर आ गया 30। उसके बाद ये आउटपुट होगा तो स्क्रीन पर क्या डिस्प्ले होगा, 30 प्लस स्ट्रिंग के साथ मर्ज होगा वो भी 30 है, तो 30 ये हमारा जो है वो प्रिंट होके आएगा। सो आंसर इसका आएगा 30 एंड स्ट्रिंग टाइप, तो ऑप्शन ऑप्शन क्या आएगा, डी, क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप में होगा, करेक्ट। सो क्योंकि लास्ट में जब स्ट्रिंग से मर्ज होता है ना तो ये स्ट्रिंग टाइप का हो जाता है, इसलिए यहाँ पर जो आंसर आएगा ये यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर चलता है, ठीक है। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करे हैं, 4 क्वेश्चंस, ठीक है। एंड अगर आप देखोगे तो अभी कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पर एक्सेंचर में आ रहे थे, तो मैंने कुछ सिमिलर काइंड ऑफ यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं जावा स्क्रिप्ट के। फंक्शन से रिलेटेड भी काफी क्वेश्चंस वगैरह आ रहे हैं। सो सब आपको जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगी, और सिमिलर काइंड ऑफ अगर आप देखोगे तो क्वेश्चंस यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, टोटल 30 क्वेश्चंस को ऐड कर दिया गया है जावा स्क्रिप्ट के, एंड HTML CSS के भी कुछ क्वेश्चंस को ऐड किया है। बाकी यहाँ पर आपको लगभग 200 क्वेश्चंस मिल जाएंगे विद टेक्निकल एमसीक्यू इस वाले सेक्शन में। एंड जो पेपर है, एक्चुअल पेपर, वो आपको यहाँ पर इस सेक्शन में मिल जाएगा। सो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। So in this video we will be talking about the questions जो कि 10th और 11th अक्टूबर के एग्जाम में पूछे गए थे। So 10th और 11th अक्टूबर को जो रीसेंट एग्जाम हुआ था उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, सिमिलर क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। देखो मैं स्टूडेंट से पूछ लेता हूँ जिनके एग्जाम्स हुए हैं, और धीरे धीरे कलेक्ट करता रहता हूँ क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में हम बेसिकली एक एसक्यूएल के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन मॉर्निंग स्लॉट में पूछा गया था 11th अक्टूबर के एग्जाम में। दूसरा क्वेश्चन जो हम सॉल्व करने वाले हैं, दूसरे जो क्वेश्चंस वो होने वाले हैं एमसीक्यू टाइप, जो कि अलग अलग स्लॉट्स में पूछे गए हैं। तो आप लोगों को मजा आने वाला है इस वीडियो में। मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, ठीक है। मैक्सिमम सपोर्ट आप लोगों को इन वीडियोस पे दिखाना चाहिए, बिकॉज ये फ्री प्रिपरेशन सीरीज की वीडियोस हैं जो आपको पूरा का पूरा फ्री में हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं फॉर योर प्रिपरेशन। एंड एक्सेंचर की आदत है कि वो ज्यादातर सिमिलर या रिपीटेटिव क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछती है, इसलिए वीडियोस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बाकी कंपनीज क्या करती है, क्वेश्चंस को चेंज कर देती हैं, जबकि एक्सेंचर के क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिमिलर रहते हैं दूसरे स्लॉट्स में दूसरे डेट्स पर, एंड कई बार सेम क्वेश्चन को रिपीट कर देती है एक्सेंचर। सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि आप इन वीडियोस को लास्ट तक जरूर देखें। बाकी ये फ्री सीरीज की वीडियो होने वाली है, ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं, तो जाके आप उस फ्री सीरीज की वीडियो को भी देख सकते हो। प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में, आप चैनल पे जाके चेक कर लेना। एक्सेंचर की जो फ्री प्रिपरेशन की सीरीज है उसमें जाके आप वीडियोस को चेक कर सकते हो। बाकी आप पूछोगे भैया ये क्वेश्चंस हमें कहाँ से मिलेंगे, तो देखो मैं आपको बताता हूँ, प्रैक्टिस करने के लिए मल्टीपल क्वेश्चंस यहाँ पर अवेलेबल हैं एक्सेंचर के मॉक टेस्ट में, जैसा कि आप देख सकते हो, जिसमें आपको एक्सेंचर
का पूरा पेपर भी मिल जाएगा विद स्क्रीनशॉट। सो जो रीसेंट पेपर्स हुए हैं एक्सेंचर के आपको वो मिलने वाले हैं। साथ साथ में गेम बेस्ड क्वेश्चन में क्या चीजें होती हैं तो एग्जाम्पल के साथ आपको वो मिलने वाला है। बाकी सिमिलर क्वेश्चंस टू एक्सेंचर, जो एक्सेंचर क्वेश्चंस पूछ रही है उसके सिमिलर क्वेश्चंस का कलेक्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सो आप इसको भी परचेज कर सकते हो मॉक टेस्ट को और यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जो क्वेश्चंस एक्सेंचर ने पूछे हैं उसके सिमिलर क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे पूरे एक सेट में। साथ में गेम बेस्ड क्वेश्चन एक्सेंचर का पेपर है, कोडिंग जो पूछी गई थी 11 अक्टूबर को वो है पूरा। एंड यहाँ पर आपको सिमिलर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अपडेटेड प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ पर विथ टाइमर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सूडो कोड, नेटवर्किंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी, सब कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर मिल जाएगा। सिक्योरिटी के लिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर मल्टीपल क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए। एंड मॉक टेस्ट को आप परचेज कर सकते हो, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। प्राइस इज ओनली 150 रुपीज विच यू कैन यूज फॉर परचेजिंग इट। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था इस बार, विच एक्सेल फीचर अलाउज यू टू क्रिएट कस्टम कैलकुलेशन एंड समराइज डेटा डायनेमिकली विद इन अ पिवट टेबल विदाउट अल्टरिंग द ओरिजिनल डेटा सेट। ठीक है, एक्सेल का ऐसा कौन सा फीचर है जो यूजर को अलाउ करता है कस्टम कैलकुलेशंस क्रिएट करना एंड समराइज करना डेटा को डायनेमिकली विद इन अ पिवट टेबल। सो देखो इसका हमें पता है, इसका आंसर क्या होगा, कैलकुलेटेड फील्ड होगा। बिकॉज कैलकुलेटेड फील्ड में हम क्या कर देते हैं, जो यूजर है वो खुद के यहाँ पर जो फॉर्मूलाज है वो यहाँ पर यूज कर सकता है, किसमें, कैलकुलेटेड फील्ड में। सो कैलकुलेटेड फील्ड का हम यूज कर सकते हैं कस्टम कैलकुलेशन में, एंड जो डेटा है उसको समराइज कर सकते हैं डायनेमिकली विद इन द पिवट टेबल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, कैलकुलेटेड फील्ड। एंड आप अगर कुछ कस्टम फॉर्मूलाज वगैरह भी यूज करना चाहते हो तो कैलकुलेटेड फील्ड में आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है, अ फाइनेंशियल कंपनी, ध्यान से समझना इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। मेक श्योर कि इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझें। ऑन प्रमाइज वाले जो क्वेश्चंस हैं बहुत सारे आ रहे हैं, डोंट मिस टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। अ फाइनेंशियल कंपनी currently stores all its customer transaction data on premise server. To improve scalability and reduce maintenance cost, the team proposes migrating the data to a cloud-based storage system while maintaining control over sensitive customer information. Which cloud deployment model best suits their needs? ध्यान से समझना, एक फाइनेंशियल कंपनी है जो कि करंटली स्टोर कर रही है ऑल इस कस्टमर ट्रांजैक्शन डेटा ऑन प्रोमाइस सर्वर। ऑन प्रोमाइस मतलब भाई जो जहां पर भी अपन जो डेटा है वो फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन में स्टोर्ड है, मतलब उसी जगह पे स्टोर्ड है जहां पर वो डेटा यूज हो रहा है। जैसे सपोज कोई कंपनी एक्सेंचर अपने डेटा को यूज कर रही है और वो डेटा का पूरा जो कंट्रोल है वो एक्सेंचर के पास है, उसी प्रॉपर्टी पे फिजिकली अवेलेबल है, तो हम उसको बोलेंगे ऑन प्रोमाइस सर्वर। मतलब जो एक्सेंचर के पूरे अंडर में है, एक्सेंचर ही उनको क्रिएट करा हुआ है पूरा डेटा को, एंड वो एक्सेंचर उसको होल्ड करती है, पूरी प्रॉपर्टी उन्हीं की है एंड फिजिकली अवेलेबल है उनके पास। ठीक है, टू इंप्रूव स्केलेबिलिटी एंड रिड्यूस द मेंटेनेंस कॉस्ट। अब ये बात समझना, जो ऑन प्रोमाइस सर्वर्स होते हैं ना, इनकी जो कॉस्ट होती है वो ज्यादा होती है और ये ज्यादा स्केलेबल नहीं होते। तो इनने लिखा है इंप्रूव द स्केलेबिलिटी एंड रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट। द आईटी टीम प्रपोजेस माइग्रेटिंग द डेटा टू अ क्लाउड बेस्ड स्टोरेज। वो कह रहे हैं कि भाई ये जो ऑन प्रोमाइस सर्वर पर डेटा पड़ा है उसको क्लाउड बेस्ड स्टोरेज में हम कर देते हैं ट्रांसफर। ठीक है, माइग्रेट कर देते हैं सिस्टम वाइल मेंटेनिंग द कंट्रोल ओवर सेंसिटिव कस्टमर इंफॉर्मेशन। अब देखो जब आप किसी डेटा को क्लाउड पर ट्रांसफर कर रहे हो, कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। जैसे सपोज हम बोल सकते हैं कि एटीएम के पासवर्ड्स, ओके, सो एटीएम पासवर्ड्स आर वेरी वेरी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो कंपनी क्या चाहती है कि भाई इस प्रकार की जो चीजें हैं वो हम अपने पास रखें, बट जो जेनरिक इंफॉर्मेशन होती है जैसे कस्टमर का नेम, कस्टमर का एड्रेस, वो सब हम यहाँ पर क्लाउड बेस्ड स्टोरेज पर डाल दें। तो इस प्रकार के मॉडल को हम क्या कहेंगे, जहां पर जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो तो कंपनी के खुद ऑन प्रोमाइस सर्वर्स पे है एंड बाकी की इंफॉर्मेशन क्लाउड बेस्ड स्टोरेज पे डाल दी। पूरी सिचुएशनल समझ में आ गई आपको? तो इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड क्यों? ये हाइब्रिड मॉडल हो गया जहां पर कुछ डेटा तो हमने ऑन प्रोमाइस रखा है, कंपनी ने अपने पास रखा है सेंसिटिव डेटा, और कुछ डेटा पब्लिक क्लाउड पर डाल दिया है। तो ये दोनों का जब कॉम्बिनेशन हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड क्लाउड। सो आई होप जो मैंने आपको पूरी चीज एक्सप्लेन करी है, इससे ना केवल ये क्वेश्चन आप बाकी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, बिकॉज पूरा स्टोरी का मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। एंड वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। एन ऑर्गेनाइजेशन रनिंग ऑल इट्स वर्कलोड्स ऑन प्रोमाइस इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अभी भी समझ में आ गया आपको, वही बात हो रही है, ऑन प्रोमाइस इंफ्रास्ट्रक्चर पे सारा वर्कलोड ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही है। फेसेस चैलेंजेस ड्यूरिंग सीजन डिमांड सर्च ड्यू टू लिमिटेड कंप्यूटिंग कैपेसिटी। ठीक है, द आईटी टीम प्लान्स टू एक्सटेंड इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर टू क्लाउड टू हैंडल वेरिएबल वर्कलोड्स विदाउट परचेजिंग न्यू हार्डवेयर। विच फीचर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग हेल्प्स एड्रेस दिस इशू? देखो हो क्या रहा है कि जैसे सपोज के मैं आपको बताऊं कि सपोज
मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमें सपोज बैंडविड्थ की जरूरत है, ठीक है, बैंडविड्थ। अब बैंडविड्थ सपोज फेस्टिव सीजन में अमेजोन की बैंडविड्थ काफी ज्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज बहुत सारे लोग एक्सेस कर रहे हैं। बट नॉर्मल सीजन में क्या हो रहा है, कम लोग यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं अमेजोन को, तो जो बैंडविड्थ है वो कम है। ठीक है। अब इस प्रकार के मॉडल में क्या होता है, अगर हम यहाँ पर जो बैंडविड्थ है, अगर हम पूरे साल के लिए खरीद के रख लें, ज्यादा बैंडविड्थ वही होनी चाहिए हमारे पास, तो प्रॉब्लम क्या आएगी, जो वो वाला सीजन है जहां पर कम कस्टमर्स आ रहे हैं, तो वहां क्या प्रॉब्लम आएगी कि वहां पर हमारी जो बैंडविड्थ है हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा है बट वेस्ट हो रही है। ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, देखो इसमें हम यूज करते हैं एक कॉन्सेप्ट को जिसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। अब आपने सुना होगा इलास्टिक, इलास्टिक का काम क्या होता है, फ्लेक्सिबल होती है, और उसी टर्म से यहां पर बना है इलास्टिसिटी। एंड इलास्टिसिटी का काम क्या है कि जैसे जैसे जो आपका लोड है, वर्क लोड है, वो यहाँ पर बढ़ता है, या बैंडविड्थ बढ़ती है, या फिर रिसोर्सेज यहाँ पर बढ़ते हैं, उस हिसाब से ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली होता है स्केलिंग। मतलब जो आपके सर्वर्स हैं, जो आपका स्टोरेज है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो रिसोर्स है वो यहाँ पर स्केल हो जाएंगे। एंड अगर उनका यूजेस कम है तो ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन द डिमांड वो यहाँ पर कम हो जाएंगे। एंड इसी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी, बिकॉज इससे हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, इसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। इसलिए ऑटोमेटिक स्केलिंग ऑफ रिसोर्स अप एंड डाउन के लिए हम यहाँ पर इलास्टिसिटी का यूज यहाँ पर करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 3 है, अ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन स्टोर्स लार्ज वॉल्यूम ऑफ पेशेंट डेटा इन इट्स लोकल डेटा सेंटर टू एंश्योर डेटा सिक्योरिटी एंड रेगुलेटरी compliance. The organization plans to move backups and non-critical data to the cloud, which keeping sensitive patient information in house. What is the primary benefit of this approach? ठीक है। ये बोल रहा है कि हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टोर कर रही है लार्ज वॉल्यूम ऑफ पेशेंट डेटा अपने लोकल डेटा सेंटर पे, जिससे जो डेटा सिक्योरिटी और रेगुलेटरी कंप्लायंस है वो यहाँ पर बनी रहे। But the organization plans to move the backups non-critical data to the cloud while keeping the sensitive patient information in-house. What is the primary benefit? वही बात हो गई कि भाई जो sensitive information है वो हम अपने पास रखते हैं, बाकी सब हम यहाँ पर मूव आउट करते हैं या माइग्रेट करते हैं। तो इससे क्या होगा, डेटा कंट्रोल और स्केलेबिलिटी का बैलेंस बन जाएगा, क्योंकि हम इसको स्केल भी कर पाएंगे अच्छे से, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। क्योंकि हम यहाँ पर अगर पब्लिक क्लाउड का यूज कर रहे हैं तो हम स्केलेबिलिटी भी अच्छे से अचीव कर पाएंगे, और डेटा कंट्रोल भी रहेगा, जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर हमारे पास रहेगी। तो इसका आंसर होगा बैलेंस बिटवीन द डेटा कंट्रोल एंड स्केलेबिलिटी। ठीक है। Accenture is helping a banking client migrate the sensitive customer data to a public cloud. The client wants to ensure that even if someone gains unauthorized access to the storage, the data remains unreadable. Which security measures should be implemented to protect the data? भैया एक बैंकिंग क्लाइंट है जो कि माइग्रेट कर रहे हैं कस्टमर डेटा टू पब्लिक क्लाउड। द क्लाइंट वांट्स टू एंश्योर दैट अगर कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस ले भी लेता है तो जो डेटा है वो अनरीडेबल हो, तो सीधी बात है इनक्रिप्ट करेंगे हम डेटा को। अगर हम इनक्रिप्ट कर देते तो क्या होती है, उसकी डेटा की होती है, जिससे हम यहाँ पर उसको जो इनक्रिप्शन है उसको हम तोड़ पाते हैं। करेक्ट। तो इनक्रिप्शन, डेटा इनक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है, जिससे हमारा जो डेटा है उसको हम एनक्रिप्ट कर सकते हैं, जिससे वो रीडेबल फॉर्म में ना हो। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, डेटा इनक्रिप्शन। बाकी अगर आपको इस प्रकार के और भी क्वेश्चंस चाहिए, प्रैक्टिस करनी है आपको, तो यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट में भर भर के ऐसे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं इस वाले सेक्शन में, विच इज सिमिलर क्वेश्चंस टू एक्सेंचर। तो जिस प्रकार के क्वेश्चंस एक्सेंचर पूछ रही है उसी प्रकार के सिमिलर क्वेश्चंस आपको इस सेक्शन में मिल जाएंगे, विथ भर भर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी मॉक टेस्ट में आपको पेपर भी मिल जाएगा फुल कलेक्शन के साथ। A healthcare organization detects unusual access pattern, ठीक है, an employee is downloading patient data during non-working hours. The security teams need to identify if it is a legitimate activity or a potential threat. Which security control है? देखो कुछ अनयूजुअल पैटर्न्स यहाँ पर हो रहे हैं, ठीक है, जहां पर एम्प्लॉय डेटा को अनयूजुअल टाइम्स पर डाउनलोड किया जाता है। अब हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि या क्या ये कोई पोटेंशियल थ्रेट है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए एक मॉडल होता है विच इज यूजर बिहेवियर एनालिटिक्स, जहां पर हम यूजर के बिहेवियर को ट्रैक करते हैं, यूजर का बिहेवियर चेक करते हैं कि क्या ये बाकी के नॉर्मल यूजर्स से मैच करता है, ऑलमोस्ट नॉर्मल यूजर्स से मैच करता है। एंड अगर वो बिल्कुल ही रेयर बिहेवियर है तो हम जनरली क्या करते हैं, उस आईपी को ब्लॉक कर देते हैं या फिर उसका एक्सेस ब्लॉक कर देते हैं। तो बेसिकली इस प्रकार से हम यहाँ पर यूजर बिहेवियर एनालिटिक्स यूज करते हैं to identify कि जो यूजर का बिहेवियर है ऑन द वेबसाइट और ऑन द एक्सेसेस, इट इज लेजिटिमेट और नॉट। ओके।
So next question है, a retail company migrates its e-commerce platform to AWS. The cloud provider manages the underlying infrastructure while the company manages the application level security. The security model is an example of which concept? एक रिटेल कंपनी है जो कि माइग्रेट कर रही है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को AWS में, और जो क्लाउड प्रोवाइडर है वो यहाँ पर अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करता है, और जो कंपनी है वो एप्लीकेशन लेवल सिक्योरिटी को मैनेज करती है। तो देखो क्लाउड जो प्रोवाइडर है उसका काम क्या है? देखो क्लाउड प्रोवाइडर का काम क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना, और इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे सपोज अगर आप किसी क्लाउड प्रोवाइडर लाइक AWS को यूज कर रहे हो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर हम उसका यूज कर रहे हैं, तो ये क्लाउड प्रोवाइडर का काम है कि उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये तो क्लाउड प्रोवाइडर का काम है। और जो कंपनी है उसकी एप्लीकेशन है, हम डेटा यहाँ पर क्लाउड पर अपलोड कर रहे हैं, बट जो एप्लीकेशन है वो तो कंपनी ने बनाई है। अब जो एप्लीकेशन है उसकी सिक्योरिटी का काम किस पे जाएगा? कंपनी के ऊपर जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल, जिसमें शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल में क्लाउड प्रोवाइडर का काम है कि वो डेटा को अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर रहे, प्रोटेक्टेड रहे, और इंफ्रास्ट्रक्चर सही से काम रखे। और कंपनी का काम है जो उसकी एप्लीकेशन लेवल सिक्योरिटी है, जो उसकी एप्लीकेशन है वो बिल्कुल सही से वर्क करे। ठीक है। सो इसका आंसर आएगा शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल, अभी मैंने डिस्कस किया। अब ये एसक्यूएल का क्वेश्चन है जो कि एक्सेंचर में पूछा गया था, वेरी वेरी इजी। सो ये 11 अक्टूबर का जो शिफ्ट था उसमें ये क्वेश्चन आया था। अ कंपनी मेंटेन्स टू टेबल्स, यूजर एंड सपोर्ट टिकट्स। द यूजर टेबल स्टोर्स information about all registered user, while the support tickets table contains record of the user who have raised the support request. The management wants to find the details of the users who have never raised a support ticket. Write an SQL query to extract the user ID, first name and the last name of such users। ठीक है। बोल रहा है दो टेबल है, एक तो यूजर्स हो गया और एक सपोर्ट हो गया। ठीक है, दो टेबल्स हैं हमारे पास। ठीक है, अब कंपनी को ऐसे सारे यूजर्स चाहिए जिन्होंने आज तक कभी सपोर्ट टिकट नहीं रेज किया है। तो अगर रेज नहीं किया है तो जो यूजर की आईडी है वो यहाँ पर सपोर्ट टेबल में नहीं होगी, तो हम नॉट इन करके यूज कर सकते हैं। करेक्ट, कि भाई उन सारे यूजर्स की आईडी को रिटर्न कर दो जो कि एग्जिस्ट नहीं करती हैं सपोर्ट टेबल में। सिंपल ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यूजर्स टेबल गिवन है, यहाँ पर यूजर आईडी गिवन है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम सिटी गिवन है। सपोर्ट है जिसमें भी यूजर आईडी गिवन है, जिस जिस यूजर ने यहाँ पर टिकट रेस किए हैं। तो हम यहाँ पर सिंपल सिंपल एसक्यूएल क्वेरी यूज कर सकते हैं कि दोनों टेबल्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, या ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं है इसमें, तो हम ये बोलेंगे कि इस टेबल में से जितनी भी यूजर्स आईडी है उनको रिटर्न कर दो। तो हम सेलेक्ट करके यूजर आईडी जो भी है, यूजर नेम है, वो सब हम यहाँ पर रिटर्न करा देंगे। ठीक है, टेबल का नाम लिख देंगे फ्रॉम यूजर, जो भी टेबल का नाम है। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? वेयर यूजर आईडी नॉट इन किसमें? सिलेक्ट यूजर आईडी फ्रॉम सपोर्ट टिकट्स। तो सिंपल ही है। तो यहाँ पर वही लिखने वाले हैं हम, सेलेक्ट यूजर आईडी फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर आईडी नॉट एंड सेलेक्ट यूजर आईडी फ्रॉम सपोर्ट टिकट्स। तो जो भी यूजर आईडी सपोर्ट टिकट्स में नहीं है उन सबको यहाँ पर हमें रिटर्न कराना है, बाकी की उसकी डिटेल्स हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। तो ऐसा यहाँ पर जो रिटर्न है हो जाएगा। बहुत सिंपल सी एसक्यूएल क्वेरी है जो कि पूछी गई थी। तो ये सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं जो अभी रिसेंटली आए थे एग्जाम में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लस आप यहाँ पर मॉक टेस्ट को परचेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। क्वेश्चंस के बारे में, अभी जो एग्जाम्स हो रहे हैं एक्सेंचर के उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जिस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पर एक्सेंचर में पूछे जा रहे हैं, जिन बच्चों ने एग्जाम्स अभी रिसेंटली कंप्लीट किए हैं वो भी आपको बता देंगे, बिल्कुल इसी प्रकार के जो क्वेश्चंस यहाँ पर एक्सेंचर के एग्जाम में आ रहे हैं। एंड ये जो क्वेश्चंस हैं ये केवल आपका इसी चीज़ में हेल्प नहीं करेंगे जो सेम क्वेश्चन में पढ़ा रहा हूँ, बल्कि हर क्वेश्चन के साथ हम एक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। एंड इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर जो है एक्सेंचर पूछ रही है। दैट्स वाई मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो को क्रिएट करता हूँ जिससे आपको अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा इन क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, बाकी ये फ्री प्रिपरेशन सीरीज की वीडियो है। अगर आपने अभी तक फ्री प्रिपरेशन सीरीज को नहीं देखा है, सो ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें आज ही हमने कोडिंग क्वेश्चन को भी डिस्कस किया है। बाकी रिसेंटली जो 10 अक्टूबर को क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको डिस्कस किया था। एंड टेक्निकल असेसमेंट के क्वेश्चंस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बहुत सारी चीजें हमने एक्सेंचर की फ्री प्लेलिस्ट में डिस्कस करी हैं। अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो आपको इसको पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगी, आप यूट्यूब चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। ये पूरा जो फ्री प्लेलिस्ट है इसमें 16 वीडियोस अभी तक हम यहाँ पर अपलोड कर चुके हैं सीरीज। Now, starting with the question, the first question is, a retail company wants to migrate its e-commerce application to the cloud to handle sudden spikes in traffic during festive seasons. They need automatic resource allocation without manual intervention। ठीक है, ये कह रहे हैं भाई एक रिटेल कंपनी है जो कि माइग्रेट करना चाह रही है ई कॉमर्स एप्लीकेशन को क्लाउड पे। तो जो सडन स्पाइक्स आते हैं ट्रैफिक पे ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन, सपोज अमेजॉन वेबसाइट है,
एंड जब फेस्टिव सीजन होगा तो एकदम से उस पर ट्रैफिक बढ़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन के लिए क्या करना चाहिए, तो इसके लिए कौन सा फीचर होता है, कौन सा क्लाउड का फीचर है जो इसके लिए यूज में आता है। तो देखो ऑटोमेटिक रिसोर्स एलोकेशन ज्यादा होना चाहिए। अगर ट्रैफिक ज्यादा आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं ऑटो स्केलिंग। ठीक है। सो ऑटो स्केलिंग का मतलब क्या होता है, ऑटो स्केलिंग का मतलब होता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो ऑटोमेटिकली अप या डाउन हो जाएंगे बेस्ड ऑन द ट्रैफिक एंड द बैंडविड्थ जो भी वेबसाइट पर रिसीव हो रही है। सो उसको हम बोलते हैं ऑटो स्केलिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट यूजेस बोथ ऑन प्रेमाइज सर्वर्स फॉर सेंसिटिव डेटा एंड अ पब्लिक क्लाउड फॉर अ लेस सेंसिटिव वर्कलोड्स, विच क्लाउड मॉडल डज दिस रिप्रेजेंट। तो इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करी थी। ऑन प्रेमाइज सर्वर का मतलब क्या होता है कि मतलब जो सर्वर्स हैं वो कंपनी पूरा सर्वर जो है उसको ओन करती है, कंपनी के पास पूरा सर्वर है, उनके फिजिकल लोकेशन पे वो चीज़ अवेलेबल है, मतलब खुद का जो पूरा सर्वर है वो यहाँ पर है। ठीक है। एंड दूसरा सेंसिटिव डेटा के लिए, लेकिन इसमें क्या रहता है, इसमें रिसोर्स ज़्यादा लगते हैं, साथ साथ में इसका जो खर्चा होता है कॉस्ट इफेक्टिव ये ज़्यादा होता नहीं है और स्केलेबल भी कम होता है। तो इसलिए क्या होता है कि सेंसिटिव डेटा को यहाँ पर ऑन प्रमाइज सर्वर पर रखा जाता है, एंड जो ऐसा डेटा जो कम सेंसिटिव है उसको यहाँ पर पब्लिक क्लाउड पर रखा जाता है। तो इस प्रकार का जब हम मॉडल यूज करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या होगा कि जो सेंसिटिव डेटा है या फिर कुछ भी डेटा अगर कोई कंपनी अपने पास रखना चाह रही है, ऑन प्रोमाइज रखना चाह रही है, एंड कुछ डेटा यहाँ पर वो क्लाउड सर्वर्स पर रखी है जो कि पब्लिक क्लाउड्स हैं, तो इसको हम हाइब्रिड मॉडल कहते हैं या हाइब्रिड क्लाउड बोल देते हैं। ठीक है। An AI startup wants to run experiments with large database without purchasing expensive hardwares. They need infrastructure on demand. Which cloud service model should they use? अब देखो ये कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट रन करना चाहते हैं विद लार्ज डेटाबेस विदाउट परचेजिंग द एक्सपेंसिव हार्डवेयर। सपोज आपको डीप लर्निंग की एल्गोरिथम्स चलानी है अब, लेकिन आपके पास क्या है, उसके लिए हिसाब से हार्डवेयर नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, इसमें आप एक वर्चुअल हार्डवेयर को खरीद सकते हो। अभी वर्चुअल हार्डवेयर क्या होगा, वर्चुअल हार्डवेयर मतलब आपके पास फिजिकल कॉपी तो है नहीं, बट आप वर्चुअली उस हार्डवेयर को यूज कर रहे हो, एंड इसको हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस या IaaS। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस बोला जाता है जिसमें हम किसी वर्चुअल हार्डवेयर को यूज करते हैं एंड जब उसकी फिजिकल नीड नहीं होती है। फिर है ए मल्टीनेशनल कंपनी वांट्स टू अलाउ इट्स ग्लोबल वर्कफोर्स टू कोलैबोरेट ऑन डॉक्यूमेंट्स एंड एक्सेस देम फ्रॉम एनीवेयर यूजिंग द इंटरनेट, व्हिच क्लाउड मॉडल बेस्ट सपोर्ट्स दिस रिक्वायरमेंट। ये पूछना है कि ऐसा कौन सा क्लाउड का मॉडल होगा जो कि बेस्ट सपोर्ट करेगा इस रिक्वायरमेंट को, जब कोई मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि अलाउ करती है इट्स ग्लोबल वर्कफोर्स टू कोलैबोरेट ऑन डॉक्यूमेंट्स एंड एक्सेस देम फ्रॉम एनीवेयर यूजिंग द इंटरनेट। ठीक है। तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें कोलैबोरेट कर सकें और उनको एक्सेस किया जा सके किसी भी जगह से। ठीक है। और ऐसा कौन सा क्लाउड मॉडल है जो इसको बेस्ट सपोर्ट करेगा। देखो अब ध्यान से समझना, इसमें जो वर्कफोर्स है वो ग्लोबल है, कोलैबोरेट करना चाहती है डॉक्यूमेंट में और एक्सेस करना चाहती है हर जगह से। तो इस प्रकार के मॉडल को बोलेंगे सास, जिसमें आप सॉफ्टवेयर को एज अ सर्विस यूज कर सकते हो जिससे सभी लोग उसको यूज कर पाए। करेक्ट। ठीक है। तो ऐसे मॉडल को हम सास बोलते हैं जिसमें आप सॉफ्टवेयर को एज अ सर्विस यूज करते हो और सभी लोग उस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं, पैरेलली भी कोलैबोरेट कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। A healthcare organization wants to ensure that even if one of its cloud data center fails, operation continue without disruption. Which cloud feature supports this requirement? देखो अगर आप चाह रहे हो कोई एक क्लाउड का डेटा सेंटर अगर फेल हो जाए तब भी जो ऑपरेशन है वो कंटिन्यू होते जाए, तो इसको बोलते हैं फॉल्ट टॉलरेंस। ठीक है। फॉल्ट टॉलरेंस, नाम में ही फॉल्ट है। ठीक है। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, जब आपका जब हार्डवेयर या नेटवर्क फेल्यूअर्स होता है, एंड हार्डवेयर या नेटवर्क के फेल्यूअर के टाइम पे आप चाहते हो कि जो आपका सिस्टम है वो यहाँ पर अवेलेबल रहे, उसमें किसी प्रकार का डिसरप्शन ना आए, एटलीस्ट टेम्पररी रूप से जो आपका सिस्टम है वो चलता रहे। तो इस टेम्पररी रूप से चलाने के लिए इसको बोला जाता है फॉल्ट टॉलरेंस, एंड इसके लिए आप पहले से भी चीजें सेटअप कर सकते हो कि जैसे अगर कोई प्रॉब्लम आए तो वो उस चीज को कैसे हैंडल किया जाए। तो इसको हम यहाँ पर फॉल्ट टॉलरेंस बोलते हैं। बाकी आप देख पा रहे हो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर काफी पूछे जा रहे हैं, एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मॉक टेस्ट में अगर आपको रीसेंट एग्जाम्स कैसे हो रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चंस चाहिए, तो ये आपको एक्सेंचर के फुल पेपर में मिल जाएंगे, एंड जो गेम बेस्ड एप्टीट्यूड है उसकी भी गाइडेंस मिल जाएगी, एंड
जो सिमिलर क्वेश्चंस है जो एक्सेंचर पूछ रही है उससे रिलेटेड टू सिमिलर क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। प्रैक्टिस करने के लिए विथ टाइम आपको यहाँ पर सूडो कोड के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, टेक्निकल एमसीक्यू के टेस्ट मिल जाएंगे, तो काफी कुछ आपको देखने को मिलेगा। सो यू कैन परचेज इट, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन फॉर एक्सेंचर मॉक टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गवर्नमेंट रिसर्च फैसिलिटी इज सेटिंग अप अ सिक्योर wireless network to prevent unauthorized access. The IT head insists on using the most advanced encryption and authentication standard available for Wi-Fi. तो देखो बाकी के क्वेश्चन को छोड़ो, जो मेन चीज है कि यह है कि मोस्ट एडवांस इंक्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन स्टैंडर्ड क्या है वाईफाई में। तो देखो WPA3 एंटरप्राइज ये सबसे ज्यादा लेटेस्ट है, एंड WPA3 एंटरप्राइज में इंक्रिप्शन का लेवल बहुत ज्यादा हाई है, इसलिए इसको यहाँ पर सबसे हाईएस्ट सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अपन मान के चलेंगे। इसलिए WPA3 एंटरप्राइज यहाँ पर वाईफाई सिक्योरिटी के लिए सबसे ज्यादा सिक्योर माना जाएगा। ठीक है। Then a hackers intercept network traffic by inserting malicious routing information, redirecting data through their system without detection. तो इसको हम क्या बोलते हैं, देखो बेसिकली आप राउट कर रहे हो वेबसाइट पर, राउटिंग आपको पता होगी, राउटिंग मतलब आप किसी वेबसाइट पर एक्सेस कर रहे हो, बट क्या हुआ जब आप किसी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो तो इंटरसेप्ट किया जा रहा है नेटवर्क ट्रैफिक को बाय इंसर्टिंग द मैलिशियस राउटिंग इंफॉर्मेशन, मतलब आपको किसी गलत जगह पे राउट किया जा रहा है, दूसरी वेबसाइट पे राउट किया जा रहा है जो कि शायद सिक्योर्ड नहीं है। तो इस प्रकार के अटैक्स को हम क्या बोलते हैं, डीएनएस स्पूफिंग, आईपी स्पूफिंग, राउट इंजेक्शन अटैक या फिर फिशिंग। तो देखो ये राउटिंग से रिलेटेड है, इसको बोलते हैं राउट इंजेक्शन अटैक। एंड राउट इंजेक्शन अटैक में क्या होता है कि जो आपके राउटिंग के पाथ्स होते हैं उनको यहाँ पर दूसरे पाथ्स में डाइवर्ट कर दिया जाता है। आप किसी चीज को एक्सेस करना चाह रहे हो, उसका एक्सेस नहीं मिलेगा आपको, किसी दूसरी चीज पर यहाँ पर रीडायरेक्ट कर दिया जाता है। सो उसको हम बोलते हैं राउट इंजेक्शन अटैक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एन एम्प्लॉय कनेक्ट्स टू अ फ्री पब्लिक वाईफाई नेटवर्क एट एन एयरपोर्ट एंड लेटर फाइंड्स देयर कंपनी क्रेडेंशियल कॉम्प्रोमाइज्ड, विच अटैक इज मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल। देखो क्या होता है कि जनरली अपन हॉटस्पॉट से क्या करते हैं, हॉटस्पॉट से हम कनेक्ट करते हैं अपने वाईफाई को, करेक्ट, हम अपने वाईफाई को ऑन करते हैं और हॉटस्पॉट से कनेक्ट करते हैं। बट जो अटैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस जो हॉटस्पॉट होता है ना, इसका एक फेक हॉटस्पॉट क्रिएट करते हैं। ठीक है। एंड फेक हॉटस्पॉट क्रिएट करके उसको करेक्ट करवाते हैं वाईफाई से, एंड उससे जो क्रेडेंशियल्स हैं और जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको स्टील कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। एंड इस प्रकार का फेक अटैक करना हॉटस्पॉट और वाईफाई के थ्रू, इसको बोलते हैं ईवल ट्विन अटैक। एंड ईवल ट्विन अटैक करके यहाँ पर अटैकर्स हॉटस्पॉट को क्रिएट कर लेते हैं, एंड हॉटस्पॉट से यहाँ पर क्रिएट वाईफाई हॉटस्पॉट करके यूजर क्रेडेंशियल्स को छीन लेते हैं। Then a hospital computer system becomes locked after staff unknowingly open a malicious email attachment and the attackers demands payment in cryptocurrency. What type of cyber security threat does this represent? जो हॉस्पिटल है उसके कंप्यूटर्स यहाँ पर लॉक हो गए हैं, अगर लॉक होकर आपसे डेटा को चुराया गया और आपसे बोला गया कि जो कंप्यूटर है वो ओपन होगा और आपसे उसके लिए करेंसी मांगी जा रही है, क्रिप्टो करेंसी या जो भी, इसको हम बोलते हैं रैनसम वायरस। ठीक है। अब रैनसम वेयर का मतलब क्या होता है, देखो रैनसम का मतलब ही फिरौती मांगना होता है, एंड वेयर आपका वही वायरस ही है, तो आप इसको रैनसम वेयर बोल सकते हो, जिसमें जो फाइल्स होती हैं, जो आपका कंप्यूटर होता है उसको लॉक किया जाता है और आपसे पेमेंट मांगा जाता है उसको अनलॉक करने के लिए। An organization enforce security measures that require device to meet compliance standards like updated antivirus and OS patches before connecting to an internal Wi-Fi. Which security mechanism is applied? ठीक है। An organization enforces security measures that require device to meet compliance standard like updated antivirus and OS patches before connected to internal Wi-Fi. Which देखो एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसने यहाँ पर क्या किया है, उसने अपने एक सिक्योरिटी मेजर्स बता दिया कि भाई हमारा ये चीज इतना सिक्योर होना चाहिए, इतना इसका सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है। ठीक है। तो इतना वर्जन का अपडेट होना चाहिए, ओएस जो है आपका ऐसा होना चाहिए। सो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं बेसिकली एनएसी। एनएसी मतलब होता है नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल। इसमें हम ये चेक करते हैं कि जो सारी चीजें हैं वो यहाँ पर नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए, जितने भी नेटवर्क को जो डिवाइसेस हैं वो एक्सेस कर रही हैं, क्या उस स्टैंडर्ड को मीट कर रही हैं जो स्टैंडर्ड चाहिए उस नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए, तो उसको बोलते हैं नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल। ठीक है। सो ये सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व करे, आई होप आपको काफी वाले हैं एक्सेंचर के कोडिंग क्वेश्चन को। एंड ये सबसे ज्यादा रीसेंट जो क्वेश्चन है वो होने वाला है इस बार के लेटेस्ट पैटर्न का,
अब आप बोलोगे भैया कैसे हम मान लें कि ये सबसे ज़्यादा रीसेंट क्वेश्चन है जो कि एक्सेंचर के एग्जाम में पूछा गया था। तो देखो ये जो सेम क्वेश्चन है वो आपको एक्सेंचर के पेपर में जो कि हमने प्रोवाइड किया हुआ है अपने मॉक टेस्ट में उसमें मिल जाएगा, लास्ट पेज पे जाके चेकआउट करना। ये जो सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन है ये पूछा गया था इस बार एक्सेंचर के एग्जाम में, और आपको ये पेपर में मिल जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे कि भैया ये पेपर कहाँ है, तो पेपर जो इस बार का पूरा एक्सेंचर का एग्जैक्ट वो आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट के अंदर इस वाले सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, विच इज एक्सेंचर फुल पेपर स्क्रीनशॉट के साथ। तो उसमें ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है और एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैं आपके साथ सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी बच्चों ने यहाँ पर मॉक टेस्ट मतलब परचेज किया है उनको एक चीज मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर हमने एक नया सेक्शन जो ऐड किया है, एक बार दिखाता हूँ मैं आपको, विच इज दिस वन, सिमिलर क्वेश्चंस टू एक्सेंचर। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है बिकॉज अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो क्वेश्चंस जो कि बेसिक्स हैं या बाकी के क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर रहे हो वो सब तो ठीक है, बट जो एक्सेंचर एक्चुअली में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं थोड़े से अलग टाइप के हैं, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन है। तो हमने ये पूरा का पूरा एक नया सेक्शन क्रिएट कर दिया है जिसमें आपको टोटल मिलेंगे 170 एमसीक्यू क्वेश्चंस। सो 170 काफी बड़ा नंबर होता है, और बाकी अभी हम इसमें और भी एमसीक्यूज को जोड़ रहे हैं, कोशिश करेंगे कि 250 300 क्वेश्चंस इसमें जोड़ दें। तो ये वाले सेक्शन से एमसीक्यू प्रिपेयर करके जाना, इसमें आपको एग्जैक्ट उस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि एक्सेंचर पूछ रही है। अगर आप देख सकते हो तो वाईफाई सिक्योरिटी, डेवॉप्स ओएस, नेटवर्क क्लाउड ट्रैफिक, क्लाउड सीएन, वाईफाई इंक्रिप्शन, सिक्योरिटी डिजाइन, डिप्लॉयमेंट, वीपीएन, डेवऑप्स डिप्लॉयमेंट, साइबर अटैक्स, सीपीयू ओएस, नेटवर्किंग बस, इंक्रिप्शन एंड कंटेनर सीएन के क्वेश्चंस इसमें ऐड करें। बाकी सिमिलर क्वेश्चन एसक्यूएल, एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट से भी जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एक्सेंचर में वो भी हमने ऐड किए हैं, एंड जो प्रैक्टिस सेट है वो भी आपको मिल जाएंगे। बट जो ऊपर के सेक्शंस हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं इसलिए इनको ऊपर रखा गया है। सो मेक श्योर कि इस वाले सेक्शन को अच्छे से देख कर जाना। ठीक है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी मॉक टेस्ट की। बाकी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सिंपल ये क्वेश्चन, यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस कंटेनिंग फ्रूट्स वेयर ईच कैरेक्टर रिप्रेजेंट अ फ्रूट टैग, योर टास्क इज टू फाइंड द एंड डिटरमाइन an integer value representing the largest absolute difference between the count of the fruit with the maximum odd frequency and the count of the fruit with minimum even frequency. Input specification string s representing different types of fruits, output specification written in integer representing the absolute difference between the count of the fruit with the maximum odd frequency and the count of the fruit with the मिनिमम इवन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं कि इसमें ये बोलने की कोशिश क्या कर रहा है। हमको एक स्ट्रिंग दी होगी जैसा आप देख पा रहे हो, स्ट्रिंग एस। ठीक है, थोड़ा जूम कर दूं और ध्यान से देखो, स्ट्रिंग एस ये दिख रही है आपको। अब ये बोल रहा है कि इसमें ये जो पर कैरेक्टर है ये अलग अलग फ्रूट्स को डिनोट कर रहा है। तो ये कह रहा है कि हमें मैक्सिमम ऑड फ्रीक्वेंसी सबसे पहले इसमें देखनी है कि किस फ्रूट की मैक्सिमम ऑड फ्रीक्वेंसी है एंड किस फ्रूट की मिनिमम इवन फ्रीक्वेंसी है, और उनके बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले अगर हम इसके बीच में फ्रीक्वेंसी देखें तो सबसे पहले ए की फ्रीक्वेंसी देखते हैं। तो ए कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2, 2 टाइम्स ही रिपीट हो रहा है। ठीक है, बी की फ्रीक्वेंसी देखते हैं, 1, ओनली 1 टाइम इट इज रिपीटिंग। देन सी की फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं, 1 2 3, 3 टाइम्स इट इज रिपीटिंग। डी की फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं, 1 2 3 4, 4 टाइम्स इट इज रिपीटिंग। एंड ई की फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं, 1 टाइम इट इज रिपीटिंग। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं जरा, टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं, 2 4 6 8 10 11, काउंट करके देख लेते हैं, 7 8 9 10 11। ओके, सो परफेक्ट। तो यहां पर अब हमें क्या बताना है, ये तो फ्रीक्वेंसी आ गई। मैक्सिमम ऑड फ्रीक्वेंसी, अब अगर आप इसमें देखोगे तो मैक्सिमम ऑड फ्रीक्वेंसी क्या है, ऑड नंबर्स क्या है, 1 है और 3 है, यही है ऑड। सो मैक्सिमम ऑड क्या है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी 3। मिनिमम इवन फ्रीक्वेंसी, इवन नंबर्स क्या है यहाँ पर, ए 2 टाइम्स है और डी 4 टाइम्स है। इन दोनों में मिनिमम क्या है, ये है ए, इसके आंसर क्या है 2। और इनके बीच का हमें डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा आंसर में, 1। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, इतना ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो हमें फ्रीक्वेंसी को काउंट करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए मैप क्रिएट कर लेते हैं। सो मैप बन जाएगा हमारा कैरेक्टर टाइप कॉमा इंट का फ्रीक्वेंसी मैप। ओके, यहाँ पर हम अपने कैरेक्टर को स्टोर कराएंगे और यहाँ पर हम उसकी जो भी फ्रीक्वेंसी उसको काउंट कराएंगे। एक बार लूप कर लेते हैं जरा स्ट्रिंग में। एक बार स्ट्रिंग में लूप मार लेता हूं मैं, एंड फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कराते हैं बेस्ड ऑन द कैरेक्टर। सो
ये जो कोड है इससे क्या हो जाएगा, हमारा फ्रीक्वेंसी जो है वो काउंट हो जाएगी, बिकॉज हमने फ्रीक्वेंसी मैप क्रिएट किया है जिसमें हम कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज यहाँ पर कर रहे हैं। जो भी कैरेक्टर आता जाएगा उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जाएगी। इनिशियली मैप में हर किसी की वैल्यू 0 सेट होती है, जैसे जैसे कैरेक्टर आता जाएगा वैसे वैसे हम प्लस प्लस कराते जा रहे हैं। तो ये जो मैप है, अभी मैंने जो आपको फ्रीक्वेंसी दिखाई थी, बिल्कुल सेम वैसा ही आपको देखने को मिल जाएगा। अब चूंकि हमारे पास सारी की सारी फ्रीक्वेंसी आ चुकी हैं, अब हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम ऑड फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम इवन फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पर दो वेरिएबल बना देते हैं, ठीक है, मैक्स ऑड, ठीक है, मैक्स ऑड बना लेते हैं क्योंकि मैक्सिमम ऑड फ्रीक्वेंसी चाहिए। एंड इसकी वैल्यू हम सेट सेट कर देते हैं इंट मिन, ठीक है, बिकॉज मिनिमम से स्टार्ट, मिनिमम सेट करेंगे तभी तो रिप्लेस हो जाएगी वीडियो, ठीक है, सॉरी वैल्यू। एंड मिनिमम चाहिए थी हमें इवन, करेक्ट, सो मिन इवन, एंड इसकी वैल्यू कर देंगे हम इंट मैक्स, ठीक है। अब एक बार लूप चलाते हैं अपने मैप में। सो मैप में लूप चलाया हमने, फ्रीक्वेंसी मैप है। सो अगर आपको मैप्स के सिंटेक्स पता है तो जो कैरेक्टर होगा वो पी डॉट फर्स्ट में स्टोर होगा, जो फ्रीक्वेंसी होगी वो पी डॉट सेकेंड में स्टोर होगी। सी प्लस प्लस में कोड कर रहा हूँ मैं, तो जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो किस में स्टोर होगी, पी डॉट सेकेंड में, करेक्ट। सो एफ में स्टोर एक बार मैं करा लेता हूँ, जो भी है पी डॉट सेकेंड, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी मैंने स्टोर करा ली जिस भी करंट पॉइंटर पे चल रहे हैं उसकी। जैसे सबसे पहले ए आया तो ए की फ्रीक्वेंसी इसमें सेट हो जाएगी, फिर अगले लूप में बी की हो जाएगी, सी की हो जाएगी, इस प्रकार से जो फ्रीक्वेंसी है वो सेट होती चली जाएगी, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास। अब हमें क्या चेक करना है कि अगर, ठीक है, हम इसको, हमें नहीं पता कि ये ऑड की है या इवन की फ्रीक्वेंसी, मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है ऑड है या इवन है। तो हम चेक कर लेते हैं, अगर एफ मॉड्यूलस बाय 2 इज इक्वल्स टू 0, मतलब ये इवन है। अगर इवन है और इसकी वैल्यू अगर मिनिमम से कम है, तो हम मिनिमम इवन में इसको स्टोर कर देंगे, करेक्ट। एंड जो एफ है वो है लेस देन मिन इवन, करेक्ट, क्योंकि हमें सबसे मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी है इवन नंबर, जो इवन नंबर की फ्रीक्वेंसी है उसका हमें सबसे मिनिमम वैल्यू चाहिए, इसलिए हम चेक कर रहे हैं क्या ये इवन है। यस, ये इवन है। अगर ये इवन है तो अगर इसकी वैल्यू मिनिमम से भी कम है तो हम यहाँ पर मिन इवन की वैल्यू को अपडेट करके क्या कर देंगे, एफ, ठीक है। एक और कंडीशन लगाते हैं, एफ मॉड्यूलस बाय 2 इज इक्वल्स टू 1, मतलब अगर ये ऑड है, अगर ये ऑड है और इसकी जो वैल्यू है वो मैक्स ऑड से बड़ी है सपोज, ठीक है। सो एफ इज ग्रेटर देन मैक्स ऑफ ऑड, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को अपडेट कर देना है मैक्स ऑड में। सो मैक्स ऑड, सो इससे क्या हो जाएगा, हमारी जो भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो यहाँ पर हमारे मैक्स ऑड में स्टोर हो जाएगी। और लास्ट में हमें रिटर्न जो करना है वो क्या करना था, हमें बेसिकली एब्सोल्यूट डिफरेंस हमें रिटर्न करना था, करेक्ट। सो बस अब हमारे पास वैल्यूज तो आ ही गई हैं, प्रिंट करा देंगे। तो हम लिख देंगे सी आउट डिफरेंस इज इक्वल्स टू, डिफरेंस इज इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा, एबीएस मतलब एब्सोल्यूट डिफरेंस मैक्स ऑड माइनस मिन इवन, ठीक है। और ठीक है, एक बार चेक करते हैं, रन कराते हैं इसको, क्या कोई मिस्टेक है, क्या ये सही चलेगा, लेट्स चेक। अगर कोई मिस्टेक होगी सिंटेक्स में तो करेक्ट कर लेंगे उसको। सो डिफरेंस इक्वल्स टू 1, चेक कर लेते हैं, हमने ये लिया था। तो अगर आप देखोगे तो जो मैक्सिमम आ रही थी इवन ऑड की फ्रीक्वेंसी वो क्या आ रही थी, सी की आ रही थी 3, करेक्ट। एंड जो मिनिमम आ रही थी इवन की वो क्या आ रही थी, ए की आ रही थी 2, करेक्ट। सो 3 - 2 कितना होता है, 1। तो हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। ये यहाँ पर जो कोड था एक्सेंचर में पूछा गया था, आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ये हमारी फ्री प्रिपरेशन सीरीज की वीडियो है। बाकी आपको जो पूरा का पूरा मॉक टेस्ट है इसमें आपको पूरा का पूरा पेपर मिल जाएगा एक्सेंचर का, ठीक है, सबसे ज्यादा रीसेंट पेपर। एंड गेम बेस्ड क्वेश्चंस के लिए गाइड हमने ऑलरेडी रेडी कर दिया है। एंड एक्सेंचर में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके सिमिलर क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे इस वाले सेक्शन में। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो इसको मिस मत करना। बाकी प्रैक्टिस के लिए आपके यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस सेट भी हैं, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।